और भाई लोग क्या चाल है यार? बढ़िया है। मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। ठीक है बेटा। शाबाश, कहाँ तक पहुंच गए थे? क्या रोके भाई? भूल गया था क्या? चलिए, कहाँ तक पहुंच गए थे जल्दी बताएं प्लीज। डेजर्ट लिजार्ड का बताया था, मतलब बिहेवियर अडेप्टेशन तक पहुंच गए थे। चलिए सुनिएगा प्लीज ध्यान से। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, और एबायोटिक फैक्टर मैंने आपको चार बताए थे बेटा। एक बता दिया था आपको लाइट, एक बताया था टेम्परेचर, एक बताया था आपको वाटर, और एक बताया था सॉइल। लाइट और टेम्परेचर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। हम टेम्परेचर डिस्कस कर रहे थे, और टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया था कि इट इज द मोस्ट रेलिवेंट एबायोटिक फैक्टर। अगली बात की थी, इसको हम थर्मोमीटर या थर्मिस्टर से मेजर करते हैं। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर लगातार टेम्परेचर में और स्पीशी डाइवर्सिटी में कमी आती है। ट्रॉपिकल एरियाज में जो कंडीशंस हैं वो स्कॉर्चिंगली हॉट होती हैं, जबकि पोलर तक जाते जाते ये सब जीरो कंडीशन या परमाफ्रॉस्ट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनके अलावा नेचर में कई सारे ऐसे इकोसिस्टम्स भी पाए जाते हैं जिनका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। देन हमने एनिमल्स पर होने वाला टेम्परेचर का इफेक्ट बताने के लिए बर्गमैन्स लॉ और बर्गमैन्स रूल और एलेंस रूल की बात की थी। बर्गमैन्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर बर्ड्स एंड मैमल्स व्हिच अटेन द लार्जर बॉडी साइज व्हेन प्रेजेंट इन कोल्डर रीजन। देन कहा था हमने एलेंस रूल इज एप्लीकेबल फॉर मैमल्स। Mammals present in colder region have shorter ears and limbs to reduce the heat loss. उसके बाद हमने बता दिया था अडेप्टेशंस के बारे में, और अडेप्टेशन में हमने बता दिया था मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, और बिहेवियरल हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल में मैंने आपको एनिमल्स पर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के बेसिस पर बता दिया था कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज ज्यादा होता है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होता है। ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज छोटा होता है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है। एनसीईआरटी की एक लाइन है कि हीट लॉस एंड हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है तो हीट लॉस ज्यादा होगा, और यही कारण है कि स्मॉल इंसेक्ट्स आर रेयरली फाउंड इन कोल्डर रीजन। अगली बात की थी बेटा हम लोगों ने उसके बाद फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, जिसको हमने एक्लिमेटाइजेशन कहा था, और एक्लिमेटाइजेशन के एग्जांपल्स में मैंने आपको सबसे पहले पोलर सील्स एंड विल्स बताया था बेटा। दूसरा पोलर फिशेस बताया था। तीसरा मैंने आपको प्रोलीन एंड सॉर्बिटॉल का अक्यूमुलेशन बताया था। देन कैम मेटाबॉलिज्म बताया था, चैप्रोनिन्स बताए थे। उसके बाद कंगारू रैट की बात की थी, और अल्टीट्यूड सिकनेस की बात की थी। लास्टली हम लोगों ने बिहेवियरल अडेप्टेशन बता दिया था डेजर्ट लिजार्ड के अंदर। यहाँ तक की कहानी सब बच्चों क्लियर हो गई थी। चलिए जी, ये तो हो गई बात बेटा अडेप्टेशंस के बारे में। अगली बात करेंगे कि अगर ऑर्गेनिज्म, मैंने अभी अभी जब डेजर्ट लिजार्ड का जब आपको एग्जांपल दिया था तो आपसे कहा था कि दिन के समय पर जब धूप ज्यादा होती है तो ये अपने बरों में चली जाती है बेटा। टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज से कम होने लगता है तो ये बास्क इन द सन, देन वापस से टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज से बाहर होने लगता है तो अगेन ये बरों में चली जाती है। मतलब कंडीशन हमेशा टॉलरेंस पर ही बेस्ड रहेगी। कंडीशन हमेशा, अगर कंडीशन टॉलरेंस रेंज के बाहर जाती है इसका मतलब कंडीशंस कैसी होती जा रही हैं बेटा? स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती जा रही हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशंस होने पर ऑर्गेनिज्म दो चीजें शो करता है, या तो वह उस एरिया को छोड़कर किसी नए एरिया में शिफ्ट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे माइग्रेशन, या फिर वहीं पर रहकर अच्छा समय आने का वेट करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। एग्जामिनर को पता है कि यार एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है तो हम लोग सब अच्छे से रट के जाएंगे, इसलिए आजकल उसने इसको अलग टर्म से कहना शुरू कर दिया है। अगर वो माइग्रेशन कहना चाहता है तो उसको लिख देता है एस्केप इन स्पेस। क्या कहता है बेटा इसको? एस्केप इन स्पेस। और सस्पेंशन इज एस्केप इन टाइम। क्या है बेटा सस्पेंशन? एस्केप इन टाइम। जगह को छोड़कर नई जगह पर माइग्रेट कर रहा है, दिस इज माइग्रेशन। एस्केप इन स्पेस। उसी जगह पर रहकर अच्छा समय आने का वेट कर रहा है, दिस इज नोन एज एस्केप इन टाइम। माइग्रेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? माइग्रेशन इज डिफाइंड एज द टेम्पोररी मूवमेंट। क्या है बेटा ये? मतलब परमानेंटली नहीं जाता है माइग्रेशन में। इट इज अ टेम्पोररी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द फेवरेबल कंडीशन, एंड व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल इन इट्स ओन हैबिटेट द ऑर्गेनिज्म रिटर्न्स बैक। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन होने पर ऑर्गेनिज्म किसी नए एरिया की तरफ टेम्पोररीली चला जाता है।
जब कंडीशन अपने हैबिटेट में वापस से नॉर्मलाइज होती है बेटा, तो ये लौट कर आ जाता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, माइग्रेशन। सस्पेंशन का मतलब क्या है, उसी जगह पर रहकर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रिड्यूस कर लेता है, ताकि अच्छा समय आने तक वह अपने आप का सर्वाइवल इंश्योर कर सके। रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड अंडर सस्पेंशन। बेटा माइग्रेशन क्या है, टेम्पोररीली नए एरिया की तरफ चला जाता है, कंडीशन फेवरेबल होने पर लौटकर आ जाता है। सस्पेंशन क्या है बेटा, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दिस इज नोन एज सस्पेंशन। ठीक है, यहां पर हम लोग बेटा तीन तरह का माइग्रेशन पढ़ेंगे। एक होता है बेटा लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। कौन सा है बच्चों यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट से बहुत ज्यादा दूरी पर जाकर माइग्रेट करता है, माइग्रेशन शो करता है। ठीक, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, और दुनिया का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बेटा आर्कटिक टर्न। कौन है बेटा, आर्कटिक टर्न। साइबेरियन क्रेन मुझे पता है कि हम सबका रिफ्लेक्स है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेशन शो करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है बेटा, आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न का जो माइग्रेटरी रूट है, इसको नाम दिया जाता है सरकम पोलर माइग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको, सरकम पोलर माइग्रेशन। अब सरकम पोलर माइग्रेशन क्या है बेटा, आर्कटिक से एंटार्क्टिक एंड बैक टू आर्कटिक। मतलब इसका जो माइग्रेटरी रूट होता है वो कहां से कहां है, आर्कटिक से एंटार्क्टिक है, और एंटार्क्टिक से वापस आर्कटिक। दुनिया में सबसे लंबी दूरी का माइग्रेशन शो करने वाला एकमात्र ऑर्गेनिज्म कौन है, आर्कटिक टर्न। दूसरा, हिमालय को ऊपर से क्रॉस करने वाला एकमात्र ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आर्कटिक टर्न। डिस्कवरी चैनल ने इसके ऊपर एक बार एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट की थी, जिसका नाम था द अर्थ फ्लाइट। ठीक, इसमें कुछ आर्कटिक टर्न्स को टैग करके उनके ऊपर कैमरास इंस्टॉल किए गए थे, जिससे कि वो बर्ड आई व्यू से पूरा माइग्रेटरी रूट आर्कटिक से एंटार्क्टिक तक का देख सकें। इसको नाम दिया गया था अर्थ फ्लाइट। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस टाइप ऑफ माइग्रेशन शो करने वाला एकमात्र ऑर्गेनिज्म कौन बेटा, आर्कटिक टर्न। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल है बेटा इसका साइबेरियन क्रेन्स। क्या है बच्चों, साइबेरियन क्रेन्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने इसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक, साइबेरियन क्रेन्स हर साल अक्टूबर से फरवरी के दौरान रशियन साइबेरिया से माइग्रेट करके इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन चार कंट्रीज में मेजरली माइग्रेट करते हैं। रशियन साइबेरिया से कहां कहां, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, इन जगहों पर माइग्रेट करते हैं। अब चूंकि हम इंडिया में हैं, तो इंडिया के बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन करके दिया है कि इंडिया में राजस्थान में भरतपुर नाम की एक जगह है, वहां पर एक नेशनल पार्क है बेटा, केवला देव नेशनल पार्क। कौन सा बेटा, केवला देव नेशनल पार्क में हर साल अक्टूबर से फरवरी के दौरान ये साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट करके आते हैं। बेटा अगर आपको ऑप्शन में केवला देव नेशनल पार्क ना मिले और क्वेश्चन में साइबेरियन क्रेन दिया हुआ है, तो आंसर चला जाएगा घना बर्ड सेंचुरी। क्या जाएगा बेटा, घना बर्ड सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, ये केवला देव नेशनल पार्क के अंदर ही है घना बर्ड सेंचुरी। ठीक है, दिस इज साइबेरियन क्रेन्स की ये कहानी है, जो कि रिलेटेड है भरतपुर और घना बर्ड सेंचुरी से। समझ में आ गई बात, क्या बताया मैंने इसके बारे में। हर साल अक्टूबर से फरवरी के दौरान रशियन साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर में केवला देव नेशनल पार्क में माइग्रेट करके आते हैं। समझ में आ गई बात। ये तो हो गई एनसीईआरटी की बात। कुछ सच्चाई भी बता देता हूँ, 2002 के बाद से साइबेरियन क्रेन्स इंडिया में माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 2002 के बाद से लगभग 19 या 20 साल हो गए हैं, तब से अभी तक ये इंडिया में माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2001 से 2008 के बीच में राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था। रिसोर्सेज की और वाटर की कमी होने की वजह से कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हो गई थी। ह्यूमन इंटरफेयर ज्यादा और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होने की वजह भी एक मानी गई है कि ये माइग्रेट करके नहीं आते हैं। समझ में आ गई बात। लेकिन एनसीईआरटी कहती कि हर साल अक्टूबर से फरवरी के दौरान आते हैं, मतलब आते हैं। समझ में आ गई बात। और ये किस तरह का माइग्रेशन है बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट, मन में आ रहा होगा सर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जा रहे हैं क्या, जा रहे हैं बस, हाँ, लेकिन इंडिया में नहीं आ रहे हैं। अब ये सुनने के बाद दिल से बुरा लगता है भाई है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट,
शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन बेटा। अभी रुक जाओ, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है इसलिए, नहीं तो फिर बात करते भी अपन। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन की बात करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन बेटा यूजुअली फूड के लिए होता है। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन यूजुअली फूड के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में क्लाइमेट, सर्वाइवल और फूड तीनों चीजें इंक्लूड हो रही हैं, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन मेनली किसके लिए होता है? फूड के लिए होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपके मॉड्यूल में लिखा गया है बाइसन। अब बाइसन एक शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन शो करने वाला ऑर्गेनिज्म है। कितना सोफिस्टिकेटेड लगता है कि बाइसन शोज शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। हिंदी में क्या? जंगली भैंसा। अरे आ गई बात समझ में, राइट? बाइसन एक्चुअल में वो जंगली भैंसा या वो जंगली सांड होता है जो आपने यूजुअली, मैंने आपको बताया डिस्कवरी चैनल पर, रोज रात को 9 बजे अफ्रीका के जंगलों में सूखा पड़ जाता है, सूखी नदी क्रॉस करके दूसरे एरिया में जाता है। बस वही वही है ये, ठीक है। तो तुम्हें क्या है, कंधे पे बिठाओ। चलिए जी, अगला है बेटा एल्क। एल्क एक डियर का ही प्रकार है जो कि कोल्डर क्लाइमेट में पाया जाता है या यूजुअली हायर अल्टीट्यूड्स पर पाया जाता है। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होने लगती है हायर अल्टीट्यूड पर, जब स्नोफॉल हो जाता है, वेजिटेशन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो ये लोअर अल्टीट्यूड्स में आकर फीडिंग करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, पोलर वेल्स बेटा। कौन बच्चों? पोलर वेल्स। बेटा पोलर विंटर्स के दौरान जो वाटर की अपर सरफेस होती है वो फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्लैंकटन रिचनेस कम हो जाती है, क्योंकि लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही है, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, छोटे ऑर्गेनिजम्स इतने कोल्ड कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ना तो फाइटो प्लैंकटन प्रेवलेंट होते हैं, ना ही जू प्लैंकटन। फूड की कमी होने लगती है बेटा, इसलिए ये वार्मर एरियाज की तरफ माइग्रेट करके जाती है, फीडिंग करती है और कंडीशंस के फेवरेबल होने पर वापस से लौट आती है। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा क्या? शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। नेक्स्ट बच्चे, पीरियोडिक माइग्रेशन। और पीरियोडिक माइग्रेशन शो करने वाला ऑर्गेनिज्म है लोकस्ट। यस, लोकस्ट की अगर हम लोग बात करें तो लोकस्ट को बेटा हमने शॉर्ट डिस्टेंस, अब मजाक ठीक है यार, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में क्यों नहीं रखा, वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि ठीक है मैं इसको लॉन्ग डिस्टेंस में भी रख सकता था, शॉर्ट डिस्टेंस में भी रख सकता, लेकिन रखा किस में गया है? पीरियोडिक माइग्रेशन। पहले तो ये जानो कि पीरियोडिक माइग्रेशन होता क्या है। पीरियोडिक माइग्रेशन एक्चुअल में दो तरह का हो सकता है, एक होता है सीजनल माइग्रेशन और एक होता है वेजिटेशनल माइग्रेशन। कैसा कैसा? सीजनल और वेजिटेशनल। इसका मतलब क्रॉपिंग जो होती है वो किसी पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो करेगी बेटा, उसी तरह से सीजन्स में भी वेरिएशन हो सकते हैं। तो वेजिटेशनल माइग्रेशन के दौरान होता क्या है, किसी एक एरिया की वेजिटेशन पर लोकस्ट फीड करते हैं, जब वो वेजिटेशन या तो ये खुद निपटा देते हैं या फिर हार्वेस्ट हो जाती है तो उस एरिया को छोड़कर नए एरिया में चले जाते हैं। 2020 में कोविड के बाद जो सबसे भयंकर खबर आई थी वो टिड्डी की आई थी। वो चल रहा था बेटा वेजिटेशनल माइग्रेशन, वो हर जगह की वेजिटेशन को खराब करके नंबर इंक्रीज कर रहे थे और नए एरिया में शिफ्ट होकर जा रहे थे। ठीक, सीजनल माइग्रेशन में होता क्या है कि फेवरेबल कंडीशन वाले एरिया में लंबे समय तक रुकते हैं, उसके बाद जैसे ही कंडीशंस चेंज होने लगती हैं उस एरिया को छोड़कर नए एरिया की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो सर इसको हमने शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि लोकस्ट इंसेक्ट है बेटा, लाइफ स्पैन कुछ वीक्स तक का ही होता है। इसका मतलब है माइग्रेट करने वाला ऑर्गेनिज्म खुद वापस लौटेगा जरूरी, मतलब हर बार नई प्रोजेनी आती है, इसलिए एक ऑर्गेनिज्म का लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस ना होकर ये वेजिटेशनल या सीजनल होगा। क्या यहां तक की कहानी सबको क्लियर बेटा? ये तीन तरह का माइग्रेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस एंड पीरियोडिक। नेक्स्ट बेटा सस्पेंशन, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बच्चों। सस्पेंशन हम तीन तरह का पढ़ेंगे बेटा, एक होता है हाइबरनेशन, इसको ऐसे ही कर लेते हैं यार। हाँ बच्चे, बिल्कुल। क्रॉप्स की बात करेंगे तो सीजन पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो साल भर ग्रो कर रहे होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, पेरेनियल ग्रासेस होती हैं, वहां पर फिर वेजिटेशन खत्म होने के बाद सीजन चेंज हुए बिना भी चले जाते हैं। केवल क्रॉप की बात करेंगे तो यस, अब पूरी की पूरी क्रॉप मान लीजिए सीजन के एंड पर आने से पहले इन्होंने खा ली, अब क्या होगा? वेजिटेशनल माइग्रेशन होगा। ठीक है, चलिए। हाइबरनेशन,
हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप बेटा। जब टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज से कम होने लगता है तो ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम करके वहीं पर ही फेवरेबल कंडीशन आने का वेट करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन के एग्जाम्पल में आपकी एनसीईआरटी में बियर लिखा गया है और आपके मॉड्यूल में पोलर बियर लिखा गया है। अरे हाँ कि ना, आंसर इज एक्चुअली बियर। पोलर बियर हाइबरनेशन नहीं शो करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। पोलर बियर हाइबरनेशन शो नहीं करते हैं, राइट। ये केवल हाइबरनेशन एक ही कंडीशन में पोलर बियर का देखा गया है, वो है प्रेग्नेंट फीमेल में। जब टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो जाता है तो अपने फीटस की वार्मथ बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए वो इनएक्टिव या हाइबरनेट करती है। अदरवाइज पोलर बियर्स के अंदर हाइबरनेशन नहीं पाया जाता। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, विंटर सीजन के दौरान चूंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फूड की स्कैरसिटी होगी बेटा। इस वजह से विंटर सीजन आने पर ये ढेर सारा फूड खाकर अक्यूमुलेट करते हैं ताकि कुछ महीनों तक सरवाइव कर सके। जब ढेर सारा खाना खा लेते हैं, हम भी जब खा लेते हैं तो भैंसे की तरह सो जाते हैं। वैसे ही इसमें भी विंटर सीजन आने पर विंटर लथार्जी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, विंटर लथार्जी। और ये जो पोलर बियर्स होते हैं उनमें इस विंटर लथार्जी को टॉर्पोर स्टेज कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको, टॉर्पोर स्टेज इसे कहा जाता है, लेकिन ये हाइबरनेशन नहीं है। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको ऑप्शन में बियर लिखा हुआ मिले या फिर ब्राउन बियर लिखा हुआ मिले तो हाइबरनेशन का आंसर वही जाएगा। पोलर बियर हाइबरनेशन शो नहीं करता। यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट बात करेंगे, एस्टिवेशन। यस, एस्टिवेशन इज समर स्लीप। ठीक, एस्टिवेशन समर स्लीप का मतलब क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होने पर ऑर्गेनिज्म अगर टॉलरेट ना कर पाए तो इनएक्टिविटी शो करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में भी दुनिया का बेहतरीन एग्जाम्पल देखा गया है लंग्स फिशेस में। किसमें बेटा, लंग्स फिशेस। जो अफ्रीकन लंग फिशेस होती हैं उनके अंदर एस्टिवेशन की कैपेसिटी या टेंडेंसी देखी गई है। अफ्रीकन लंग फिशेस एस्टिवेट करती हैं रिवर बेड्स में। रिवर बेड समझते हो, जो नदी सूखने के बाद आपने देखा होगा नीचे तलहटी पर मिट्टी जमी होती है जिस पर वो क्रैक्स जैसे पड़े रहते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी नोटिस भी किया हो तो उन क्रैक्स को हटाकर या उस मिट्टी को थोड़ा सा खोद कर देखें तो नीचे थोड़ा बहुत पानी मिल सकता है और इवन वो अंदर की तरफ उसमें नमी या मॉइस्चर हो सकता है। उस जगह पर एस्टिवेट करती हैं कौन, लंग्स फिशेस। ठीक, अभी 4 साल पहले एक स्टडी सामने आई थी कि अफ्रीका में एक रिवर है जो कि 8 साल पहले सूख चुकी थी। उस रिवर के अंदर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए अब वो हार्वेस्टिंग करने के लिए वो हल वगैरह चलाए जा रहे थे। उस समय पर हजारों की संख्या में लंग फिशेस वर फाउंड एस्टिवेटिंग अलाइव। 8 साल का सबसे लंबा एस्टिवेशन पीरियड आज तक किसी ऑर्गेनिज्म में देखा गया तो वो कौन है। इसके अलावा हो सकता है कि अगर उस समय पर भी इसको नहीं निकाला जाता तो और लंबे समय तक शायद एस्टिवेशन हो सकता था, राइट। लेकिन आज तक का जो सबसे ज्यादा एस्टिवेशन पीरियड देखा गया वो किसमें देखा गया, लंग्स फिशेस में, दैट इज अफ्रीकन लंग फिशेस। यहां तक की कहानी क्लियर बेटा। अगला एग्जाम्पल है बेटा पोलर फिशेस। कौन बच्चों, पोलर फिशेस। आपने शायद पोलर फिशेस लास्ट टर्न पे पढ़ा हो तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन एंड ग्लिसरॉल पाया जाता है। मतलब विंटर को टॉलरेट करने के लिए अडेप्टेशन है, लेकिन पोलर समर्स में जब पानी बर्फ मेल्ट हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है, लाइट पेनिट्रेट करती है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाने की वजह से कुछ समय के लिए ये इनएक्टिव हो जाती हैं। और समर में इनएक्टिविटी क्या है, एस्टिवेशन। स्नेल्स में भी समर में जो इनएक्टिविटी पाई जाती है वो भी क्या है, एस्टिवेशन। भैया समर इनएक्टिविटी इज ऑलवेज एस्टिवेशन। समझ में आ गई बेटा बात। अगली चीज बात करेंगे लास्ट, डायापॉज। क्या है बेटा, डायापॉज। क्वेश्चन केवल क्या पूछा जाएगा, डायापॉज कौन शो करता है, जू प्लैंक्टॉन्स एंड इंसेक्ट्स। बस एग्जामिनर को पता है कि सब जू प्लैंक्टॉन तो पढ़ के आएंगे, इंसेक्ट्स के बारे में जानकारी यूजुअली नहीं पता होती क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखकर नहीं दिया है। Diapause is shown by zooplankton and insect.
अब बात आती है क्या डायापॉज है क्या? डायापॉज इज सस्पेंडेड डेवलपमेंटल ग्रोथ स्टेज। क्या है बेटा? सस्पेंडेड डेवलपमेंटल ग्रोथ स्टेज। सुनना जरा ध्यान से, हाइबरनेशन जो हो रहा है ये मैच्योर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है कि डेवलपिंग में? डेवलपिंग में कि मैच्योर में? लेकिन डायापॉज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डेवलपिंग स्टेज के दौरान सस्पेंशन देखा जाता है। हेलो, क्यों? क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। उस दौरान अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो डेवलपिंग स्टेज डैमेज नहीं होती है, बल्कि वो कुछ समय के लिए सस्पेंशन में चली जाती है। कंडीशंस फेवरेबल होने पर फिर से एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म या डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो इट इज सस्पेंडेड डेवलपमेंटल ग्रोथ स्टेज। कौन सी बेटा? सस्पेंडेड डेवलपमेंटल ग्रोथ स्टेज। किसकी है बेटा ये? ज़ूप्लैंक्टन्स एंड इंसेक्ट्स की। क्या यहां तक की कहानी क्लियर? स्ट्रेसफुल कंडीशन आने पर ऑर्गेनिज्म के पास दो तरीके, या तो भाग जाओ या फिर वहीं पर रहकर सही समय आने का वेट करो। एस्केप इन स्पेस एंड एस्केप इन टाइम। क्लियर हो गई बात? अब मैंने कहा कि स्ट्रेसफुल कंडीशन कब आएगी? जब ऑर्गेनिज्म के टॉलरेंस रेंज के बाहर कंडीशंस जाने लगेंगी। अरे हाँ के ना? टॉलरेंस के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो सकते हैं। टॉलरेंस रेंज के बेसिस पर बेटा ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं बेटा रेगुलेटर्स और एक होते हैं कॉन्फर्मर्स। कौन कौन से बेटा? रेगुलेटर्स एंड कन्फर्मर्स। चलिए जी, रेगुलेटर और कन्फर्मर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशन को कांस्टेंट पर रेगुलेट या मेंटेन कर सकते हैं, आर नोन एज रेगुलेट। जो अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन में कांस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो होते हैं कन्फर्मर्स, एंड देयर बॉडी कंडीशन चेंजेस विद द एम्बिएंट कंडीशन। एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग कंडीशन। समझ में आई बेटा बात? अगर हम रेगुलेटर्स की बात करें तो रेगुलेटर क्या इंटरनल कांस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे बेटा? एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंसी इज नोन एज होम्योस्टेसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या रेगुलेटर में होम्योस्टेसिस पाया जाता है? यस, रेगुलेटर्स के अंदर होम्योस्टेसिस पाया जाता है। क्या कॉन्फर्मर्स में होम्योस्टेसिस होगा बेटा? कॉन्फर्मर्स में होम्योस्टेसिस की कैपेसिटी नहीं होती। चलिए जी, जो भैया अपनी बॉडी की कंडीशन को रेगुलेट कर पा रहा है तो वो वाइड रेंज को टॉलरेट कर पाएगा कि नैरो को? वाइड रेंज को। भैया ध्यान रखना, जैसे कहा जाता है ना कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाता है, तो वाइड रेंज को कई बार लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाता है। नहीं 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 नहीं, एक बड़ी रेंज को। जैसे एक रेंज हो गई 20 से और 25, और एक रेंज हो गई 0 से 50। तो 0 से 50 इज अ वाइडर रेंज और 20 से 25 इज अ नैरोअर रेंज। समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है, तो दीज ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस, राइट? कॉन्फर्मर्स में बेटा विच कैन टॉलरेट अ वेरी नैरो रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस। ठीक है भैया? अब कई बार ये कंफ्यूजन मन में आता है कि यार सर आपने कहा कि बॉडी की कंडीशन कांस्टेंट ना बनाए रखने की वजह से एक्सटर्नल के साथ चेंज हो रही है। हेलो, वो कौन है? कन्फर्मर। तो इस हिसाब से तो ज्यादा एडजस्टमेंट की कैपेसिटी इनमें होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? ज्यादा एडजस्टमेंट की कैपेसिटी किसमें होनी चाहिए? कन्फर्मर में, राइट? लेकिन ये जो एडजस्टमेंट कर पाते हैं उसका भी रेंज बहुत नैरो होता है। हमने कहा टॉलरेंस रेंज है 20 से 25। हेलो, मतलब 20 से 25 के बीच में ये अपनी एम्बिएंट कंडीशन के हिसाब से कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 27 और कम से कम 18, दैट्स ऑल। हेलो, लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स में एंजाइमेटिक एक्टिविटी 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में मैक्सिमम पाई जा सकती है, लेकिन हम 50 डिग्री तक और जीरो, इवन सब जीरो कंडीशन तक भी सरवाइव कर पा रहे हैं। तो बताइए ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? रेगुलेटर। समझ में आई बात?
दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट रेगुलेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन और मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इज अ एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। कैसा है बेटा? एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है जिसको हर एक ऑर्गेनिज्म अफोर्ड नहीं कर सकता। यही कारण है कि नेचर में ओनली 1% of animals are regulators, including all birds and mammals. आ गई बेटा बात समझ में? यही कारण है कि बर्ड्स और मैमल्स आपको ट्रॉपिकल से पोलर रीजन तक हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेंगे, लेकिन बाकी के जो कॉन्फर्मर्स हैं हर एरिया में हर समय पर पाए जाएंगे जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बेटा बात? अगला, कॉन्फर्मर्स में चूंकि एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है तो 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर्स। क्या यहां तक की बात क्लियर? एग्जाम्पल याद रखने भैया, कितने? 1% एनिमल्स, 99% एनिमल्स और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, ये क्या है बेटा? कन्फर्मर्स है। ठीक है, अभी बता रहे हैं ना, तभी तो दोबारा एम्फेसाइज करके बोला है ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? चलिए जी, अब एनसीईआरटी ने यहां से क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड ग्राफ से जो कि एनसीईआरटी ने बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, आइए उस ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस वाले एक्सिस पर हम बता रहे हैं इंटरनल कंडीशंस, बेटा बात नहीं करें यार। इस वाले एक्सिस पर हम बता रहे हैं एक्सटर्नल कंडीशन। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि यार रेगुलेटर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जो इंटरनल कॉन्स्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं? जो इंटरनल कॉन्स्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं वो कौन है? रेगुलेटर। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेगुलेटर में इंटरनल कंडीशन में कोई चेंज नहीं होता, एक्सटर्नल कंडीशन में चेंजेस चाहे होते रहे। ठीक, तो इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट हो गई हैं और एक्सटर्नल कंडीशन में लगातार चेंज देखा जा रहा है। बोलो यार बच्चे, कौन से ऑर्गेनिज्म हुए? रेगुलेटर्स। शायद बात समझ में आई हो बेटा। ठीक, लेकिन ध्यान रखना यार, टॉलरेंस रेंज वाइड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अनंत काल तक कि भैया कितने एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो जाए इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये उसमें एडजस्ट कर लेता। मतलब ऐसा नहीं कि किसी दिन मेरे को गुस्सा आया कि बोले मैं तो रेगुलेटर हूँ भाई, एक तेल से खोलती हुई कढ़ाई के अंदर कपड़े खोल के कूद जाऊं, बोले ले मैं तो रेगुलेटर हूँ। अरे हाँ के ना, फिर बाद में तो फिर अलग अलग पीस निकलेंगे बेटा फ्राई होके। हाँ ठीक, चलिए जी फाइन। छान छान के निकालना पड़ेगा। चलिए जी नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कॉन्फर्मर्स की बेटा, तो कॉन्फर्मर्स में इंटरनल कंडीशन में क्या एक्सटर्नल कंडीशन के साथ साथ चेंजेस अपीयर होते हुए नजर आएंगे बेटा? सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कन्फर्मर। भले ही भैया हमने बहुत लंबी लाइन खींच दी हो, लेकिन इतना बड़ा टॉलरेंस इनका होता नहीं है। ठीक है, ये हो गए भैया कन्फर्मर्स, राइट। और तीसरा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने बताया है वो है पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर के लिए कुछ ऐसा ग्राफ उन्होंने बनाकर दिया है। ठीक है, अब पार्शियल रेगुलेटर को एनसीईआरटी ने डिफाइन क्या किया? ऑर्गेनिजम्स विच हैव टेंडेंसी टू रेगुलेट अंडर सर्टेन कंडीशन। ऑर्गेनिजम्स विच हैव टेंडेंसी टू रेगुलेट अंडर सर्टेन कंडीशन बियॉन्ड विच दे सिंपली कंफर्म। एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है कि पर्टिकुलर कंडीशन में तो वो रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन के बाहर जाने पर दे स्टार्ट एक्टिंग एज कन्फर्मर्स। समझ में आई बात? अगर मैं इस डेफिनेशन को ध्यान से देखूं तो इस डेफिनेशन में लिखा गया है कि पर्टिकुलर कंडीशन में तो रेगुलेट कर पा रहा है, उसके अलावा कन्फर्मर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलेटर है कि कन्फर्मर है? कन्फर्मर है भाई। अरे छोटी सी रेंज में रेगुलेटर है, बियॉन्ड विच कन्फर्मर, उसके बाहर निकलते ही दोनों तरफ क्या है? कन्फर्मर है। समझ में आ गई बात? तो मुझे बताइए कि अधिकांश समय पर क्या है, रेगुलेटर है कन्फर्मर है? कन्फर्मर है। कैसा है? इसका मतलब है कि अगर हम कंडीशन की बात कर रहे हैं और इस ग्राफ को देख रहे हैं तो इनिशियली क्या दिख रहा है?
कन्फर्म, बाकी समय पर क्या दिख रहा है? तो डेफिनेशन के हिसाब से भी ग्राफ सही नहीं है। अरे हाँ कि ना, डेफिनेशन के हिसाब से और इस ड्राइंग के हिसाब से तो पार्शियल कन्फर्मर लिखा होना चाहिए था। क्या लिखा होना चाहिए था? लेकिन फिर भी क्या लिख कर दिया? पार्शियल रेगुलेटर। ठीक, तो बस इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें आप छोटा सा चेंज ये कर लीजिए, ये आपकी डेफिनेशन के हिसाब से और डायग्राम के हिसाब से सही हो गया। देख लो जरा, पर्टिकुलर कंडीशन में रेगुलेट कर रहे हैं, हेलो, और इस कंडीशन के बाहर जाते हैं, दे सिंपली कंफर्म। दीज आर नोन एज पार्शियल रेगुलेटर्स, राइट। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। पार्शियल रेगुलेटर के एग्जाम्पल में सम हेलोफाइटिक प्लांट्स have developed to be partial regulators। कुछ हेलोफाइट्स ने अपने अंदर कुछ चेंजेस इंड्यूस किए हैं और वो पार्शियल रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब पर्टिकुलर कंडीशन रहेगी तो रेगुलेशन शो करेंगे, लेकिन अगर कंडीशन इसके बाहर गई तो दे स्टार्ट एक्टिंग एज कन्फर्मर। दूसरा एग्जांपल प्रोटोथीरियंस, ये भी क्या है? पार्शियल रेगुलेटर्स हैं। और आपकी एनसीईआरटी के अनुसार श्रीव्स एंड हमिंग बर्ड्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज पार्शियल रेगुलेटर। क्या यहां तक की कहानी क्लियर? पार्शियल रेगुलेटर का पहला एग्जांपल क्या बताया मैंने? सम हेलोफाइटिक प्लांट्स। सम हेलोफाइटिक क्या है? पार्शियल रेगुलेटर। समझ गया? ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स लिखने का कारण ही यही है कि सम प्लांट्स हैव डेवलप्ड टू बी पार्शियल रेगुलेटर, वो अब प्योरली कन्फर्मर नहीं रहे हैं। समझ में आ गई बेटा बात? ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर्स एंड सम ऑफ देम आर पार्शियल रेगुलेटर्स। डन, बढ़े आगे। हीट शॉक, या तो हम एसी में पड़े रहेंगे, बाहर जाएंगे तो हीट शॉक। 48 47 के ऊपर हीट शॉक, हीट वेव चलना शुरू होती है, टॉलरेंस के बाहर होता है। ठीक है, या तो बॉडी को कवर करके चले। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तीनों का अलग अलग ग्राफ में बना के बता सकता हूँ, एनसीईआरटी में बनाया है इसलिए बता रखा है ऐसा। अब मैं एक के ऊपर एक लाइन बता दूंगा तो फिर मतलब ये वो फिजिक्स का डेटा नहीं चल रहा बेटा। चलिए भाई, बढ़िया। हम्म 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 अगर एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से देखते तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्शियल रेगुलेटर। नेक्स्ट, थर्मल टॉलरेंस के बेसिस पर। किसके बेसिस पर बेटा? थर्मल टॉलरेंस के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं यूरीथर्म्स और एक होते हैं स्टीनोथर्म्स। यूरीथर्म्स आर रेगुलेटर्स, स्टीनोथर्म्स आर कन्फर्मर्स, राइट। यूरीथर्म्स अगर रेगुलेटर है, इसका मतलब यूरीथर्म बोलने का मतलब हम स्पेसिफिकली टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। किसकी बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, दोज आर नोन एज
यूरिथर्म. Which can tolerate only a very narrow range of temperature changes, those are stenotherms. यूरिथर्म्स को होमियोथर्म्स भी कहा जाता है. क्या कहते हैं बेटा इनको? होमियोथर्म्स भी इन्हें कहा जाता है. ऑल्सो नोन एज वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. राइट. स्टीनोथर्म्स की बात करें तो दीज आर ऑल्सो नोन एज पोइकिलोथर्म्स. पाव किलो नहीं बेटा, पोइकिलोथर्म्स ऑल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. अब कोई मुझसे बाहर आकर ये ना पूछे कि सर मतलब वैम्पायर स्टेनोथर्म्स होते हैं. हो सकता है कोई हॉलीवुड से प्रभावित हो, ट्विलाइट बार बार देख ली हो, है ना. तो ये चलिए जी नेक्स्ट, अगला. यहां तक की कहानी क्लियर. अगला पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स. क्या बेटा? थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स. बेटा मैंने आपको लेक में लाइट के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ाया. 3 जोन्स बताए थे, लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल. उसी तरह से जब लेक में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन बताया जाता है बच्चों, तो यहाँ पर भी हम लोग 3 जोन्स बता सकते हैं. जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है दिस इज नोन एज एपिलिम्नियन. क्या है बेटा? एपिलिम्नियन. एपी मतलब आउटर मोस्ट, लिम्नियन इज द वाटर बॉडी. राइट बच्चे. एपिलिम्नियन के नीचे वाली लेयर होती है दैट इज मेटालिम्नियन. कौन सी है बेटा? मेटालिम्नियन. ऑल्सो नोन एज थर्मोक्लाइन. क्या कहलाती है बेटा ये? थर्मोक्लाइन. दैट कैन बी थर्मो इंक्लाइन और दैट कैन बी थर्मो डिक्लाइन. मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज देखा जाएगा. नेक्स्ट, इस सबसे नीचे वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज हाइपोलिम्नियन. क्या है बेटा? एपिलिम्नियन इज इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेटा. इसलिए टेम्परेचर में सबसे ज्यादा वेरिएशन कहाँ देखा जाता है? एपिलिम्नियन. मेटालिम्नियन इज नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बट इज इन द कॉन्टेक्ट विद एपिलिम्नियन, इसलिए इसमें भी स्लाइड चेंज देखा जाता है. लेकिन हाइपोलिम्नियन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर और अपर मोस्ट लेयर से बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट में नहीं होता. इसलिए यहाँ की कंडीशन हर समय कांस्टेंट बनी रहती है, चाहे बाहर कोई भी सीजन चल रहा हो. क्लियर है बेटा? अब अगर हम टेम्परेट रीजन्स की बात करें बच्चों, तो टेम्परेट रीजन में कितने सीजन पाए जाते हैं? कौन कौन से बच्चों? ऑटम, विंटर, स्प्रिंग एंड समर. कौन कौन से बेटा? ऑटम, विंटर, स्प्रिंग एंड समर. चलो चारों सीजन में किस किस तरह की लेयर्स का फॉर्मेशन होता है उस बारे में बात कर लेते हैं. समर सीजन की बात करें तो समर्स में टेम्परेट रीजन में एक्सटर्नल टेम्परेचर कैन एक्सीड अप टू 40 डिग्री सेल्सियस बेटा. outermost layer epilimnion which is in the direct contact with external temperature, यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है and can exceed up to 20 डिग्री सेल्सियस. मतलब नॉर्मल से 20 डिग्री ज्यादा तक हो सकता है. राइट. इसके नीचे वाली लेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ का भी टेम्परेचर लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो सकता है. और सबसे नीचे वाली लेयर में साल भर ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बना रहता है. समझ में आई बेटा बात? इसके अलावा दूसरा सीजन हम बता सकते हैं विंटर सीजन. कौन सा सीजन बेटा? विंटर सीजन में बाहर की तरफ ग्लेशिएशन या स्नोफॉल होगा बेटा, जिसकी वजह से अपर मोस्ट लेयर भी फ्रीज हो जाती है. इसका मतलब ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इस पर आइस जम जाती है. इसके नीचे वाली जो लेयर है ये लिक्विड स्टेट में होती है, जहां पर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पाया जा सकता है. कश्मीर में जब ठंड का मौसम होता है उस समय पर डल लेक में वो दिसंबर जनवरी के दौरान वो शिकारा चलाता हुआ दिखाते हैं, जिसमें वो बर्फ के ऊपर वाली लेयर तोड़ रहा होता है और बीच में शिकारा ले जा रहा होता है. तो वो जिस लेयर को तोड़ रहा है वो है एपिलिम्नियन, और जिसमें शिकारा एक्चुअल में चल रहा है वो है मेटालिम्नियन. ठीक. और हाइपोलिम्नियन का टेम्परेचर जो है, बोट का नाम है शिकारा. ठीक है. 2 से 3 डिग्री, और यहाँ पर हर समय पर कितना बना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस. चलिए ये हो गई बात कहाँ की बेटा?
सॉरी कब की, विंटर्स की। नेक्स्ट, समर के बाद कौन सा सीजन आता है? ऑटम सीजन। ये ऑटम सीजन। नेक्स्ट, विंटर्स के बाद स्प्रिंग सीजन, और उसके बाद समर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि समर और विंटर में हाई एंड लो टेम्परेचर पाया जाता है रेस्पेक्टिवली। बाकी के दो सीजन में विंड्स फ्लो करती हैं। समर से विंटर के बीच का ट्रांजिशन है, विंटर से समर के बीच का ट्रांजिशन है। इसका मतलब ऑटम के दौरान क्या गर्म हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं। देयरफॉर ये विंड जब सरफेस पर टकराएगी तो मिक्सिंग ऑफ वाटर कॉज करेगी। मतलब लेयर्ड अरेंजमेंट नहीं होता है, लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। उसी तरह से विंड सॉरी ठंडी हवाएं चलेंगी, ठीक। जब यहां पर विंटर से समर की ओर जाएंगे, गर्म हवाएं चलना स्टार्ट होंगी, दैट विल कॉज मिक्सिंग ऑफ वाटर। क्या यहां तक की कहानी क्लियर? ये मैंने पहले कभी बताया क्या? कहाँ बताया है? वेरी गुड यार। सक्सेशन के दौरान आपको बताया था कि पहले रूटेड सबमर्ज क्यों आया, बाद में फ्री फ्लोटिंग क्यों आया। क्योंकि ये नेचर का अपना तरीका है ऑक्सीजन को बेसिन वाले ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने का और न्यूट्रिएंट को सरफेस पर पहुंचाने का। समझ में आ गई बेटा बात? ये खत्म हो गया आपका थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, और इसी के साथ खत्म हो गया आपका टेम्परेचर है बेटा। वाटर, वाटर कंटेंट के लिए यूज करते हैं। हाँ बच्चे, किस में? नहीं, स्ट्रेटिफिकेशन से नहीं है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन से नहीं है। नेक्स्ट, वाटर की बात करते हैं। चलिए, अगर हम वाटर की बात करें, सबसे पहली चीज, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। अर्थ पर 70% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। प्रोटोप्लाज्म का 67 to 85% कंटेंट इज वाटर। क्यों? क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बेस्ट मीडियम इज वाटर, राइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वाटर इज द मोस्ट रेलिवेंट एबायोटिक फैक्टर? अरे बोलो, वाटर क्या है? मोस्ट रेलिवेंट एबायोटिक फैक्टर। पहले कभी बोला ऐसा? टेम्परेचर, इसलिए ध्यान रखना आफ्टर टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात? ठीक है। मोस्ट रेलिवेंट एबायोटिक फैक्टर इज टेम्परेचर, मोस्ट रेलिवेंट एबायोटिक फैक्टर आफ्टर टेम्परेचर वाटर, ठीक। नेक्स्ट, वाटर के अंदर जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है, वाटर में जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है बेटा, इसे सैलिनिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? एंड दिस सैलिनिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर थाउजेंड। कृपया यूट्यूब पे देखकर ट्रिलियन ना बोलें, ठीक है। इट इज पार्ट्स पर थाउजेंड, नॉट पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक। सैलिनिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर थाउजेंड, और इनका डेटा आपको याद रखना है। ओशियंस में इट इज 30 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक। नेक्स्ट, इनलैंड वाटर्स में अप टू 5 पार्ट्स पर थाउजेंड। नेक्स्ट, हाइपर सलाइन लगून्स में मोर देन 100 पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। अब पार्ट्स पर थाउजेंड का मतलब क्या है? वाटर कंटेंट। अगर पार्ट्स पर थाउजेंड है तो 1000 वाटर मॉलिक्यूल में 30 to 35 किसमें मिलेंगे? ओशियन में मिलेंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स या सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। इनलैंड वाटर में 5 और हाइपर सलाइन लगून्स में 100। नाउ बात आती है कि सर हाइपर सलाइन लगून क्या होता है? हाइपर सलाइन छोड़ो, लगून क्या होता है ना। लगून की अगर हम बात करें तो लगून का मतलब है बेटा स्मॉल वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज वाटर बॉडी। क्या है लगून? अ स्मॉल वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज वाटर बॉडी। एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। अगर हम किसी आइलैंड की बात करें, यूजुअली आजकल ड्रोन शॉट्स बड़े कॉमन हो गए हैं, तो लोग अगर किसी आइलैंड पर घूमने जाते हैं तो वहां का ड्रोन शॉट जरूर दिखाते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा कि आइलैंड पर चारों तरफ से तो ब्लू वाटर है,
बीच में कहीं एक छोटी सी वाटर बॉडी बनी हुई है ना, मतलब कोस्टल एरिया के पास में ही एक वाटर बॉडी बनी होती है, वह एक लगून कहलाता है। अब वो लगून बना कैसे? जब हाई टाइड की कंडीशन होती है तो मोस्ट ऑफ द आइलैंड का एरिया पानी में डूब जाता है, और यहाँ के ना जब लो टाइड कंडीशन आती है तो वो जो ट्रेंचेस बने हुए रहते हैं वो ट्रेंचेस में पानी भर जाता है और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। वो फॉर्म हो गया क्या, एक स्मॉल वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज वाटर। समय के साथ साथ चूंकि वो किससे अलग हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 30 से 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, समय के साथ साथ वाटर इवापोरेट होगा, वाटर कम होता जाएगा, सॉल्ट उतना ही रहेगा कि सॉल्ट इवापोरेट नहीं होता, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली 100 पीपीटी से ज्यादा हो जाता है। इसका एक नेचुरल एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा देखा गया है वो है डेड सी ऑफ ओमान। कौन बेटा? डेड सी ऑफ ओमान। ओमान में एक डेड सी है लेकिन वो सी नहीं है, लेक है। कभी ओशियन का पार्ट हुआ करता था लेकिन अब उसे सेपरेट आउट हो गया, और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 20 से 22 साल में वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। डेड सी इसलिए है क्योंकि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है कि वहां पर कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करता, और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होने की वजह से बोइंसी भी वेरी हाई होती है, उसमें कोई डूबता नहीं है। राइट, मतलब आपको तैरना भी नहीं आता तो भी आप बिना फ्लैट बैठ के उसके ऊपर आराम से लेट कर किताब पढ़ सकते हैं। आजकल यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जो ट्रेवलर्स हैं उनका जो मूवमेंट देखा जा रहा है वो कई अनएक्सप्लोर्ड जगह पर जा रहे हैं, जिसमें से एक जगह है ओमान और दूसरी जगह है जॉर्डन। ठीक है ना, हर अरे लेह लद्दाख तो पुराने जमाने की बातें हो गई। कोविड के पहले के समय पर लोग लेह लद्दाख बहुत जा रहे थे, है ना, और अभी भारत में, बाकी यूट्यूबर छोड़ दो, भारत में सामान्य पब्लिक बताओ कहां जा रही है? पागल है क्या? मैक्सिमम लोग, अरे उत्तराखंड, मैक्सिमम लोग उत्तराखंड जा रहे हैं, हर व्यक्ति उत्तराखंड जा रहा है, केदारनाथ, ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद बोले वहां पर बोर्ड लगा दिखता है कि बद्रीनाथ 223 किलोमीटर, बोले चलो बद्रीनाथ हो जाते हैं, है कि नहीं, भगवान के दर्शन हो जाएंगे हैं, और फिर रास्ते में पूरे रास्ते उल्टियां करते जाएंगे, और फिर हैशटैग लगाएंगे लाइफ ऑफ अ ट्रेवलर, है कि नहीं? चलिए जी। हैं 2012 में ही बेटा, बहुत, है ना, बहुत हुई, क्योंकि उसके जस्ट पहले हम लोग मसूरी गए थे, तो मसूरी जाकर आए तो उस समय बहुत उल्टियां हुई, तो फिर समझ में नहीं आया कि अब करना क्या है, तो किसी ने बताया कि एवोमीन करके एक दवा आती है, वो दवा खा ली जाए तो उल्टियां नहीं होती है भाई सब। उसके बाद फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब जगह आराम से खूब घूम फिर के दर्शन करके आए, और उसके बाद तो लाइफ ऑफ अ ट्रेवलर चल ही रही है कि नहीं? चलिए जी। बात करते हैं नेक्स्ट, सॉइल की। सॉइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। सुन लो यार फटाफट से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सही स्पीड में चल रहे हैं, और मतलब सुबह वाले बैच में तो ये खत्म हो गया, अभी आपके में भी खत्म हो जाएगा और पॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। उनको भी विश्वास नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। पिछले वीक तक जब मैं कंपटीशन पढ़ा रहा था तो मैं लगता ही नहीं था कि बोले यार पता नहीं कैसे ही होगा, है ना, और आज जैसे मैं पॉल्यूशन शुरू करूंगा वैसे ही आपको फील आ जाएगा कि बोले अगले वीक में पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए जी। कहीं पर भी भागम भाग नहीं मचाई अपन ने, बहुत आराम से चल रहा है, मुझे तो बहुत रिलैक्स लग रहा है। ठीक है ना, मतलब और क्या, शाम को एक ही क्लास होती ना तो मन में बिल्कुल रिलैक्सेशन रहता है कि बोले बस भैया एक ही क्लास लेनी है और आराम से चिल मारना है। ठीक है ना, चलिए। हाँ, अभी उठा था मैं 4:41 पर, है ना, मैं यूजुअली अलार्म जो लगाता हूँ वो 4:31, 4:41, है ना, 40 लगाने पर मुझे लगता है कि शायद नींद नहीं खुलती, पता नहीं क्यों, ये मेरे मन का ट्रेंड चल रहा है ना, और 4:41 लगाया, 4:41 लगाने के बाद नींद खुल गई। फिर उसके बाद फिर अभी, अरे सुबह की नहीं बात कर रहा, दिन की बात कर रहा हूँ बेटा, 2 बजे से सो रहा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग सॉइल के बारे में। आ जाओ सुनो, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। क्या बेटा? ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंसिडर्ड एज सॉइल। अगली चीज बेटा, स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोलॉजी। बात नहीं करें प्लीज। इट इज ऑल्सो नोन एज इडेफोलॉजी।
क्या कहते हैं बेटा इसको? याद कीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सॉइल इज ऑल्सो नोन एज एडेफिक फैक्टर। उस समय तो कोई लेयर ही नहीं बन रही, उस समय आप स्ट्रेटास कहाँ बता पा रहे हो? ऑटम में और स्प्रिंग में आप स्ट्रेटा नहीं बता पाते। स्ट्रेटा की बात करेंगे तो नीचे वाली लेयर कांस्टेंट रहती है पूरे समय पर। चलिए, सॉइल की स्टडी को पीडोलॉजी या इडेफोलॉजी बेटा, और सॉइल को एग्जामिनर इडेफिक फैक्टर लिखकर भी दे सकता है। इडेफिक फैक्टर एक ग्रीक टर्म से, दैट इज इडेफोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्राउंड। ठीक है, अगर हम सॉइल की स्टडी की सॉइल के फॉर्मेशन की बात करें तो सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पीडोजेनेसिस। याद है कुछ ऐसा कहीं पढ़ाया है? सक्सेशन के समय पर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सक्सेशन जहां होता है वहां पर पीडोजेनेसिस होना जरूरी है। पीडोजेनेसिस इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। कितना स्लो भैया? मैंने आपको एक डेटा भी बताया था। मैंने आपसे कहा था कि सॉइल फॉर्मेशन में 1 इंच सॉइल लेयर फॉर्मेशन में 500 से 1000 साल तक का समय लग सकता है। और टॉप सॉइल जो कि 4 फीट मोटी होती है, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिसाइड करती है, उसको बनाने में हजारों साल का समय लग जाएगा। यही कारण है कि प्राइमरी सक्सेशन में क्लाइमेक्स कम्युनिटी हजारों साल बाद जाकर एस्टेब्लिश हो पाती है। समझ में आ गई बेटा बात? ये तो बात हुई सॉइल के बारे में। अगली चीज जो एग्जामिनर ने पूछा है कई बार, वो है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। क्या है बेटा? कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन मेनली वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक बोले तो लिथोस्फेयर, लिथो बोले तो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बोले तो क्या मिनरल्स कह सकता हूं। तो कंपोजिशन में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका बेटा? मिनरल्स का, लगभग 45%। ठीक है, सॉइल के कंपोजिशन में हम लोग एयर और वाटर कंटेंट भी बताते हैं, दैट इज 25-25%। राइट बच्चे? और सॉइल के कंपोजिशन में हम ऑर्गेनिक मैटर भी डिफाइन करते हैं, विच कैन बी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर और डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसका कंटेंट होता है लगभग 5%। क्या यहाँ तक की बात क्लियर? केवल आपको ये कंपोजिशन याद रखना है, प्लीज कंफ्यूज ना हो। हमेशा सबसे ज्यादा कंटेंट मिनरल्स का होगा, एयर वाटर 25-25 होंगे और ऑर्गेनिक मैटर 5% होगा। समझ में आ गई बात? अगली चीज, कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल की। किसकी बेटा? टाइप ऑफ सॉइल। अब यार, ये टाइप ऑफ सॉइल बताने का नाटक क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली एक लाइन में मेंशन करके दिया है कि सॉइल कैन बी रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड। सॉइल कैसी हो सकती है? रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड, बेस्ड ऑन वेदरिंग एंड लेयर फॉर्मेशन। किसके बेसिस पर? वेदरिंग और लेयर फॉर्मेशन के बेसिस पर सॉइल दो तरह की हो सकती बेटा। एक होती है रेजिडुअल सॉइल, और इस रेजिडुअल सॉइल को सेडिमेंट्री सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी होती है बेटा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कौन सी है बच्चों? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कौन कौन सी हुई बेटा? रेजिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड। बच्चे नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी सॉइल जिसकी वेदरिंग और लेयर फॉर्मेशन सेम साइट पर होते हैं। जहां पर रॉक्स की वेदरिंग हुई उसी जगह पर लेयर का फॉर्मेशन हो गया तो क्या कहलाएगी? रेजिडुअल। लेकिन वेदरिंग कहीं और हुई है और सॉइल फॉर्मेशन या पीडोजेनेसिस का रिमेनिंग प्रोसेस कहीं और हुआ है, वह कहलाएगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, मैं लिख देता हूं रेजिडुअल में वेदरिंग एंड लेयर फॉर्मेशन सेम साइट पर होता है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, रेजिडुअल में, सॉरी ट्रांसपोर्टेड में वेदरिंग एंड लेयर फॉर्मेशन डिफरेंट साइट्स पर होता है। अब ट्रांसपोर्टेड अलग अलग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से जाएगी। एक होती है एलुवियल सॉइल, एक होती है कोलुवियल सॉइल, एक होती है इयोलियन सॉइल,
और एक होती है ग्लेशियन सॉइल। भैया मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा, ये जब आपको ऑप्शन में दिखेंगे तो फिर इधर उधर ताका जाकी करोगे, बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज भेजोगे, बोले सर यार ये शब्द क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सारी चीजें यहीं पर बताना जरूरी समझता हूँ कि ताकि आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए कि यार ये टर्म एक्चुअल में रिलेट किससे हुई है। एलयूवीएल लिखा हुआ आ जाए तुम जिंदगी भर ढूंढते रहोगे एलयूवीएल का मतलब क्या था। तो टाइप ऑफ सॉइल में रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड का मतलब क्या है, वेदरिंग कहीं और हुआ है और लेयर फॉर्मेशन कहीं और हुआ है। एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें, ये होती है बेटा वाटर ट्रांसपोर्टेड। एलुवियल किसको कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेड। बोले यार वाटर ट्रांसपोर्टेड कैसे, किसी जगह पर रॉक्स की वेदरिंग चल रही है, रेनफॉल हुई, रन ऑफ वाटर के साथ वो मटेरियल कहीं और जाकर शिफ्ट हो गया, क्या हुआ, ये एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। सबसे बड़ी एग्जांपल बता देता हूँ, बारिश होती है तो बारिश होते समय सड़क पर पानी बह रहा होता है, बारिश बंद होने के बाद सड़क का पानी बंद हो जाता है, लेकिन हमारे घर के बाहर एक छोटी सी नाली बनी हुई रहती है। रात भर अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, पानी बंद हो जाए, रात भर बारिश नहीं हुई तो सुबह तक वो पानी बंद हो जाता है, लेकिन सॉइल की एक मिट्टी की एक लेयर बनी रह जाती है। कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। ये तो हमारे घर के बाहर की बात है, लेकिन नेचर में अलग अलग जगह से अलग अलग कंटेंट दूसरी जगह पर जाकर एस्टेब्लिश या लेयर फॉर्मेशन कर सकता है। कौन सी सॉइल बनाएगा, एलुवियल। नेक्स्ट है बेटा कोलुवियल, ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड। कैसा, ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड। ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड का मतलब क्या है, किसी हिल के ऊपर रॉक की वेदरिंग चल रही है, ग्रेविटी की वजह से उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सरकते हुए नीचे आ गए और नीचे लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यूजुअली हिल बेस पर मिलेगी आपको क्या, कोलुवियल सॉइल। क्लियर। नेक्स्ट बेटा इओलियन सॉइल, एयर ट्रांसपोर्टेड। कैसे बेटा, अब एयर ट्रांसपोर्टेड सुनते हैं हमारे मन में विचार आने लगता है कि सर वो रेत के बवंडर आते हैं तो उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, राइट। तो इतना खतरनाक काहे सोचना, हमारे घर में रोज झाड़ू लगता है, हम जूते पहन के नहीं जाते हैं तो भी मिट्टी निकलती है। कौन सी निकलती है, अरे समझ में आई बात, वो कौन सी मिट्टी है, वो इओलियन ही है। नेक्स्ट है बेटा ग्लेशियन, दैट इज नाम से समझ में आ रहा है, ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड। किसी जगह पर रॉक की वेदरिंग हो रही, विंटर सीजन में स्नो का डिपोजिशन हो गया, लंबे समय तक स्नो ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाती है। जब वापस से विंटर सीजन खत्म हो रहा होगा, वो ग्लेशियर टूट कर अलग होगा और कहीं और जाकर मेल्ट होगा, तो उसके साथ अटैच्ड वेदर्ड मटेरियल है वो कहीं और जाकर डिपॉजिट होगा, ग्लेशियन सॉइल बनाएगा, ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल बनाएगा। समझ में आ गई बात। ये खत्म हुआ भैया आपका कंपोजिशन एंड टाइप ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, हिल के बेस पर जो मिलेगी, कौन है, हिल के बेस पर कोई पहाड़ है, वहां पर रॉक्स की वेदरिंग हो रही है, एक छोटा सा हिल भी है तो भी वेदरिंग हो रही है, वहां से पार्टिकल नीचे सरक के आ सकते हैं, क्या होगा, वेदरिंग कहीं और हुआ है, लेयर फॉर्मेशन कहीं और हुआ है, ठीक है। ग्लेशियर वाले में रॉक की वेदरिंग चल रही थी, स्नोफॉल हो गया जिसकी वजह से बर्फ जम गई उसके ऊपर, ठीक। लंबे समय तक जब ये स्नो है ये आइस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जब बाद में ये पिघलेगी तो ग्लेशियर टूटकर अलग होगा, जब ये टूटकर अलग होगा तो वो जो वेदर्ड मटेरियल उस ग्लेशियर के साथ अटैच हो जाएगा, ये जहां जाकर पिघलेगा वहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लैक आइस, सॉइल के साथ मड के साथ जो अटैच हो जाती है आइस, फ्रेश स्नो तो स्पार्कलिंग वाइट होती है, ब्लैक आइस लंबे समय तक जब स्नो आइस में कन्वर्ट होने लगती है, उसके साथ मड और सैंड अटैच होती है, सॉइल अटैच होती है, तो ब्लैक आइस बन जाती है, ठीक है। जिसको हम लोग सामान्यतः आइस स्लज भी कहते हैं, जिसमें गाड़ियों के पहिए घूमते रहते हैं, फिर वो आइस चेन्स लगानी पड़ती है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आइस चेन्स नहीं, स्नो चेन्स, सॉरी। नेक्स्ट, बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। शाबाश, बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर इज लोमी सॉइल। बेटा लोमी सॉइल को हम हिंदी में दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत कॉमनली मिलती है, और यही कारण है कि इन दो जगह की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, राइट। बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर इज लोमी सॉइल, और इसका आपको कंपोजिशन याद रखना है बच्चों, 50% तो सैंड या क्ले होता है एंड 50% सिल्ट होता है।
अगर ऑप्शन में ये 50-50% वाला रेशियो ना दिया हुआ हो तो इसका जो एग्जैक्ट रेशियो है वो है 40% तो सैंड होता है, 40% सिल्ट होता है एंड 20% क्ले होता है। 40% सैंड, 40% सिल्ट एंड 20% क्ले होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली पूछा गया था, बेस्ट पीएच फॉर एग्रीकल्चर। 5.5 to 6.5, slightly acidic. Best pH for agriculture is 5.5 to 6.5. This is slightly acidic. यहां तक की कहानी शायद समझ में आई हो। अब क्वेश्चन मन में आता है कि सर सैंड क्या है, सिल्ट क्या है, क्ले क्या है। ठीक है, पार्टिकल साइज के बेसिस पर, किसके बेसिस पर बेटा, पार्टिकल साइज के बेसिस पर सॉइल को कैरेक्टराइज किया गया है या कैटेगराइज किया गया है। ठीक, पार्टिकल साइज के बेसिस पर हम बता सकते हैं, एक होती है क्ले, एक होती है सिल्ट, एक होती है फाइन सैंड, एक होती है कोर्स सैंड, एक एक होती है ग्रेवल और एक होती है कोर्स ग्रेवल। ये पार्टिकल साइज के बेसिस पर सॉइल का कैटेगराइजेशन किया गया है। ठीक, अब इनका साइज कितना होता है पार्टिकल्स का, केवल एक याद कर लेना, क्ले वाला 0.002 मिलीमीटर से कम है ना। इसको हम अप टू 0.002 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। हेलो, ठीक है ना, ध्यान रखना कि ऐसे भी खेल जाता है एग्जाम में कई बार, लेस देन 2.002 मिलीमीटर या अप टू 0.002 मिलीमीटर। अब आगे का कैसे याद रखना है, 10 गुना बढ़ाते चलो, 0.002 से 0.02 मिलीमीटर्स, राइट। फाइन सैंड 0.02 से 0.2 मिलीमीटर्स, नेक्स्ट 0.2 से 2 मिलीमीटर्स। बस यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, 2 से 5 आएगा, 2 से 20 मत ले जाना। ठीक है, और कोर्स ग्रेवल मोर देन 5 मिलीमीटर्स। ठीक है, क्ले वो चीनी मिट्टी या चिकनी मिट्टी इसको हम लोग कहते हैं, वो पॉट्स वगैरह बनाने के, जो ऑर्नामेंट बनाने के काम आता है, वो क्या है, क्ले। सिल्ट, सिल्ट को हम लोग हिंदी में गाद कहते हैं, जो रिवर में, नहर में या किसी वाटर बॉडी की तलहटी में जमा हो जाती है, जिसको कहा जाता है उसमें हो रहा है सिल्टेशन। क्या हो रहा है, सिल्टेशन। सिल्टेशन की वजह से नीचे गाद या मिट्टी जमा हो जाती है, गहराई कम होने लगती है, इसलिए उसकी क्लीनिंग बार बार किया जाना जरूरी होता है। फाइन सैंड, घर बनाते समय वो रेत आती है, उसको सीमेंट में मिलाने से पहले छाना जाता है, छानने के बाद जो बचती है वो क्या है, फाइन सैंड। छानने के पहले कोर्स सैंड, सड़क पर जो सड़क बनाने के समय पर बारीक गिट्टी बिछाई जाती है, ग्रेवल। कुत्ता पीछे पड़ने पर जो उठाते हो, कोर्स ग्रेवल। समझ में आ गई बेटा बात। ये है भैया आपके डिफरेंट पार्टिकल साइज। स्लाइटली एसिडिक, बेसिक क्यों नहीं, प्लांट की एक्टिविटी के लिए रूट्स के अंदर आयंस जो हैं यूजुअली पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, एब्जॉर्प्शन आयनिक फॉर्म में हो रहा है, सॉइल सॉल्यूशन में ही तो बने रहेंगे, एनायंस प्रेजेंट हैं तो आयंस के बेसिस पर। बिल्कुल। बजरी, बजरी किसको कहते हैं, कोर्स सैंड होगी बजरी तो, कोर्स सैंड, बनास वाली, हाँ कोर्स सैंड है। रोड पे ग्रेवल, ठीक है। किसी का घर बना है क्या अभी रिसेंटली, है, किसका बना है, ठीक है, तो आपके कारीगर ने, आपके ठेकेदार ने एक शब्द का उपयोग किया होगा, जीरो गिट्टी। ग्रेवल है
मतलब जितनी मोटी लेयर सीमेंट की बनती है उतनी ही मोटी लेयर में ये ग्रेवल भी मिलाकर और उतनी ही मोटी लेयर में काम कर देता है। उसको जीरो गिट्टी कह देते हैं भैया ये लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सबसे काम की चीज, सॉइल प्रोफाइल। अरे भैया वो ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर है ना, कई बार उसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी लेयर में क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत इजी है, केवल आपको उसका ट्रिक और टैक्टिक समझ में आना चाहिए कि यार सॉइल में हो कैसे रहा है। वही बात, इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अगर मैं सॉइल प्रोफाइलिंग की बात करता हूं, हमने कहा है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज सॉइल। जब भी हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं बेटा, तो अर्थ क्रस्ट में पेरेंटल रॉक्स प्रेजेंट है बेटा। ये होती हैं अनवेदर्ड रॉक्स, जिसको हम आर लेयर या डी लेयर के नाम से जानते हैं। आर लेयर या डी लेयर, आर फॉर रॉक्स और डी लेयर इसलिए कि आगे से हम लोग ए बी सी लेकर आएंगे और ये वाली लेयर हो जाएगी डी लेयर। ठीक है बच्चे, अब समझना बात को ध्यान से, बहुत आसान है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट में हमने बता दिया है कि सॉइल है बेटा। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेजिटेशन ग्रो करेगी, वेजिटेशन पर फीड करेंगे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर पर एक ना एक दिन ये कार्निवोर निपटेंगे बेटा। निपटेंगे तो क्या बनाएंगे, डेट्राइटस। हर्बीवोर भी निपटेंगे, प्लांट भी निपटेंगे, सबका डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलकर क्या बनाता है, डेट्राइटस। अपर मोस्ट लेयर किसकी बन गई, डेट्राइटस की बन गई। बहुत कठिन था यार, ये कैसे याद होता होगा लोगों को, है कि नहीं बेटा। ठीक है, चलिए, इसको कह दिया जाता है A1 लेयर या ए नॉट लेयर, राइट। नेक्स्ट, इस डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा बेटा। डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा तो एक ही बार में कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा। क्या होगा, पार्शियली डिकम्पोज, मतलब किसका फॉर्मेशन होगा, डफ का। यहाँ पर भैया ये डफ का फॉर्मेशन, O2 लेयर। समझ में आई बात। चलिए, फर्दर इस डफ का भी डिकम्पोजिशन होगा बेटा। कंप्लीटली डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस। ये वाली लेयर में आपको मिलेगा ह्यूमस, और ह्यूमस वाली लेयर होती है A1 लेयर। कौन सी लेयर बेटा, A1 लेयर। समझ में आई बात। नाउ ह्यूमस, ह्यूमस इज अ dark colored amorphous colloidal substance which act as reservoir of nutrients. Further decomposition occur at extremely slow rate as it is highly resistant for microbial action. याद है आपको ये, मतलब ह्यूमस वाली लेयर जो है ये डार्क कलर्ड होगी बेटा। कैसी होगी, डार्क कलर्ड, इसलिए इसको कहा जाता है मिलेनाइज्ड जोन। कौन सा जोन, बोले सर ये ऐसा अजीब सा नाम काहे दे रखा है, मिलेनिन की वजह से, क्योंकि डार्क कॉम्प्लेक्शन इज ड्यू टू मिलेनिन। समझ में आ गई बात। चलिए, तीनों लेयर्स कैसे बनी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट भैया, डिकम्पोजिशन चल रहा था, सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी, बारिश हो गई, राइट। बारिश हुई तो डेट्राइटस पर गिरेगी, डेट्राइटस पर गिरेगी तो वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रन ऑफ वाटर के साथ भी जाएंगे और परकोलेट डाउन भी होंगे, और ये परकोलेट होकर सॉइल के लोअर होरिजोन में अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज जोन ऑफ लीचिंग। क्या कहलाता है बेटा ये, जोन ऑफ लीचिंग, दैट इज A2 लेयर। समझ में आ गई बात। ऊपर की लेयर्स कैसे बनी है, 100% क्लियर। नीचे जो रॉक्स हैं, इन रॉक्स में लगातार मूवमेंट की वजह से वेदरिंग चल रहा होता है। वेदरिंग होने की वजह से इसके ऊपर वाली लेयर में पार्शियली वेदर्ड रॉक्स होंगे, जिसमें आपको मेनली कोर्स ग्रेवल मिलेगा। क्या मिलेगा, कोर्स ग्रेवल। और ये है बेटा सी लेयर, दिस इज partially weathered rocks। समझ में आई बेटा बात। इसका फर्दर और वेदरिंग होगा, जिसकी वजह से फाइन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सैंड कहते हैं।
सैंड जिस लेयर में पाई जाती है वो क्या है? बी लेयर। सैंड जिस लेयर में, वो क्या है? बी लेयर। बी लेयर विल बी रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट बेटा, जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम और मैंगनीज जैसे एलिमेंट्स की एबंडेंस होती है, राइट। अगली चीज, बी लेयर कौन सी है? सैंड में। अगर मैं किसी सैंड ड्यून की या डेजर्ट की बात करूं, तो डेजर्ट में ये होगा, ये नहीं है तो ये बहुत ज्यादा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। डेजर्ट में स्कैरसिटी ऑफ वाटर होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर, जितना भी होता है इवापोरेट हो जाता है। इसका मतलब लीचिंग जैसी कंडीशन बनी नहीं पाती, राइट। इसका मतलब यहाँ पर लीचिंग भी नहीं होगा। सबसे ऊपर क्या है? इसलिए सैंड ड्यून्स में जो ऊपर वाली लेयर है वो बी लेयर है, उसमें ये वाली लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ गई बात? तो वो सॉइल नहीं है, सैंड है। क्लियर? ये जो सॉइल की लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है, क्या ये ऊपर से नीचे ही हुआ है? नहीं बेटा, ऊपर से नीचे भी लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है और नीचे से ऊपर भी हुआ है, राइट। देयरफॉर सॉइल लेयर फॉर्मेशन इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? इसमें ये जो A1 और A2 लेयर्स हैं बेटा, ये बनाती हैं टॉप सॉइल। मोटाई कितनी? शाबाश, 4 फीट थिक होती है, ठीक। नेक्स्ट, दिस इज नोन एज सब सॉइल। क्या है बेटा ये? सब सॉइल। अब क्वेश्चन मन में आता है कि सर इसको टॉप सॉइल क्यों कहा, ये दोनों काहे छोड़ दिए? तो अगर हम लोग नहीं, अगर हम लोग सॉइल की बात करते हैं तो क्या केवल डेट्राइटस सॉइल कंटेंट बना सकता है? डफ। लेकिन ह्यूमस इज रिच इन न्यूट्रिएंट व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ सॉइल लेयर। अरे हाँ के ना, तो सॉइल की एक्चुअल लेयर कहां से शुरू हुई? ह्यूमस से। इसके ऊपर वाली दोनों लेयर्स जीरो लेयर्स हैं। इसके ऊपर वाली दोनों लेयर्स कैसी हैं? जीरो लेयर्स हैं, इसलिए टॉप सॉइल हमने A1 और A2 से बनाई है। आसान था। दोनों तरफ से आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि लेयर का फॉर्मेशन हुआ कैसे। नहीं, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल कुछ नहीं होता, क्योंकि सॉइल खुद ही अपर मोस्ट है। नहीं बोल सकते टॉप सॉइल A1 A2 लेयर्स। बाई डायरेक्शनल कैसे? डेट्राइटस, डफ, ह्यूमस, लीचिंग, रॉक्स, सील लेयर, सैंड लेयर। ठीक है भाई, खत्म हो गया सॉइल। इसी के साथ खत्म हो गए एबायोटिक फैक्टर्स, है ना बेटा? चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में पहला बताया था, दूसरा एनर्जी फ्लो, तीसरा, चौथा न्यूट्रिएंट साइकिल। एनर्जी फ्लो के डिकम्पोजिशन के बाद मैंने आपसे कहा था कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ना है तो बायोटिक फैक्टर के साथ एबायोटिक फैक्टर क्लियर होना जरूरी है, इसलिए हमने शुरू कर दिया था एबायोटिक फैक्टर। अब स्टार्ट करेंगे क्या? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। हाँ, क्या है? डेट्राइटस डिकम्पोजिशन चल रहा है, बारिश हो गई, वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या पानी के साथ परकोलेट होकर नीचे जाएंगे? अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। जिस हॉरिजॉन में जाकर जमा होते हैं वो क्या कहलाता है? जोन ऑफ लीचिंग। ये डार्क कलर का होगा कि लाइट कलर्ड होगा? लाइट कलर्ड होगा भैया, क्योंकि ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक भी है। ह्यूमस विल बी डार्क कलर्ड, दिस विल बी लाइट कलर्ड जोन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायो जियो केमिकल साइकिल। क्या है बेटा? बायो जियो केमिकल साइकिल। बेटा आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किसको कहते हैं, क्लास ये 7:15 या 7:30 तक जाएगी आज।
ठीक है, सुधांशु सर की क्लास है ना इसके बाद? हाँ, मैंने उनको बोल दिया क्योंकि उनका शायद 40 या 45 मिनट का ही बचा हुआ है, तो उसके बाद फिर इसलिए मैंने उनसे बोल दिया था, वरना क्लास जो थी उनकी थर्ड वाली थी, मेरी फोर्थ थी। उन्होंने कहा था मेरे को कमी क्लास लेनी है, तो मैंने कहा कि ठीक है फिर मैं ज्यादा लूंगा। चलिए क्लास बेटा, बायोजियो केमिकल साइकिल की हम बात कर रहे थे, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स का बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू होने वाली जो साइक्लिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट साइकिल। बायो बोले तो बायोटिक फैक्टर, जियो बोले तो जियोग्राफिक या फिजिकल या एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू जो केमिकल्स की साइक्लिंग होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइक्लिंग कहते हैं। समझ में आई बेटा बात? अगर हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल की बात करें तो बायो जियो केमिकल साइकिल बेटा दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं गैशियस बायो जियो केमिकल साइकिल बच्चे, और एक होते हैं सेडिमेंट्री बायो जियो केमिकल साइकिल। यही सबसे काम की चीज है जो क्लियर होनी चाहिए। गैशियस बायो जियो केमिकल साइकिल किसको कहते हैं बेटा? ऐसे एलिमेंट या न्यूट्रिएंट जिनका गैस फेज प्रेजेंट होता है, वो शो करेंगे क्या? गैशियस बायो जियो केमिकल साइक्लिंग। नेक्स्ट, ऐसे एलिमेंट जिनका गैस फेज या एटमॉस्फेरिक फेज एब्सेंट होता है, वो शो करते हैं बेटा सेडिमेंट्री साइक्लिंग। ठीक। नेक्स्ट, सबसे काम की चीज रिजर्वॉयर। क्या बेटा? रिजर्वॉयर। अगर मैंने दोबारा देख लिया तुमको, मैं टांगे तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, ध्यान रखना आपकी बार। जब तक प्यार से रख रहा हूँ, प्यार से मान लो और पढ़ लो। बहुत देर हो गई तुमको। मैं सोचता हूँ कि ठीक है चल कोई बात नहीं, अपने भाई है, कोई बात नहीं, अपना भाई है, सिर पे नहीं बिठाऊंगा, ध्यान रखना, मैं लात मारूंगा पिछवाड़े पे। रिजर्वोयर की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्वोयर का मतलब क्या है? रिजर्वोयर को हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं भंडार। रिजर्वोयर क्या बेटा? भंडार। आपकी एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख कर दी है कि रिजर्वोयर मेंटेन्स द डेफिसिट थ्रू इनफ्लक्स एंड एफ्लक्स, राइट? मतलब अगर किसी एलिमेंट की नेचर में कमी या अधिकता होती है तो रिजर्वोयर उसको मेंटेन करता है, आइदर थ्रू इनफ्लक्स और थ्रू एफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब हो गया है कि नेचर में या तो इंट्रोड्यूस करेगा, और एफ्लक्स का मतलब हो गया नेचर से निकालेगा। समझ में आ गई बेटा बात? रिजर्वोयर की हम बात करें तो रिजर्वोयर गैशियस साइक्लिंग या गैशियस एलिमेंट का ऑब्वियस सी बात है कौन होगा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के साथ साथ इनका रिजर्वोयर हाइड्रोस्फेयर भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर ये डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। समझ में आ गई बेटा बात? अगर हम सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री का रिजर्वोयर हमेशा रॉक्स या लिथोस्फेयर होगा बेटा, राइट? एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें कि गैशियस बायो जियो केमिकल साइकिल कौन शो करता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, राइट? नेक्स्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ये शो करता है कौन सी? सेडिमेंट्री। मतलब अगर आप यहां ध्यान दो, साला हर जगह का नाटक है, मोबाइल इमोबाइल का भी नाटक है ना, गैशियस और सेडिमेंट्री का भी नाटक है। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा सल्फर गैशियस एज वेल एज सेडिमेंट्री दोनों साइक्लिंग शो करता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट शोज गैसियस एज वेल एज सेडिमेंट्री साइक्लिंग? आंसर वाज सल्फर। लेकिन हाँ, अगर उसने बाकी के एग्जांपल्स के बेसिस पर पूछ लिया कि विच अमंग द फॉलोइंग शोज अ सेडिमेंट्री साइकिल, तब आंसर लगाना पड़ेगा क्या? सल्फर, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको सेडिमेंट्री में लिखकर दिया है। लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि SO2 SO3 के फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में परसिस्ट करता है। डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस आपका आंसर क्राइटेरिया चेंज होगा यहाँ पर। कैसे? अगर उसने आपसे पूछा कि विच अमंग द फॉलोइंग शोज अ सेडिमेंट्री साइकिल, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, क्योंकि बाकी के तीन या बाकी के दो गैशियस हैं। समझ में आ गई बात? विच अमंग द फॉलोइंग पेयर शोज ओनली सेडिमेंट्री साइक्लिंग? कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सल्फर।
उस केस में फिर ये सेडिमेंट्री में चला जाएगा। समझ में आ गई बेटा बात? तो आपको ऑप्शन के बेसिस पर डिसाइड करना रहेगा कि इसको रखना कहाँ है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी के अनुसार इसको हम लोग कहाँ मान लेंगे? सेडिमेंट्री में। समझ में आ गई बात? क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन इसके अलावा बना ही नहीं सकता, है ना, मतलब कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्यूटी रहेगी नहीं यहाँ पर तो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, हमारे सिलेबस में केवल 3 तरह के हैं, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जिसमें से नाइट्रोजन आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय पर पढ़ चुके हो। बोल, यही बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल की बात की जाए तो कार्बन साइकिल का अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्वोयर कौन है, एटमॉस्फेयर, and reservoir is also हाइड्रोस्फेयर। अब याद कैसे करना है? एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में? हाइड्रोस्फेयर में ये कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में 0.036% पाया जाता है, जिसको हम 360 ppm भी लिख सकते हैं, और इसको आपकी एनसीईआरटी ने यस 360 माइक्रोलीटर पर लीटर भी लिख कर दिया है। एनसीईआरटी लिखा है ये फोटोसिंथेसिस में सैचुरेशन पॉइंट C4 प्लांट्स का 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पर, और C4 प्लांट्स का 360 पर, और C3 प्लांट का 450 पर। याद है कुछ ऐसा? ppm एंड माइक्रोलीटर एंड पर लीटर आर इक्विवेलेंट्स। ठीक, उसी तरह से अगर हम लोग हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो एनसीईआरटी ने मेंशन करके दिया है कि 71% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट डिसॉल्व्ड इन ओशियंस। ठीक है, अब जैसे ही ये डेटा समझ में आता है, ये बात भी क्लियर हो जाती है कि हाइड्रोस्फेयर रेगुलेट्स द एटमॉस्फेरिक कार्बन कंटेंट। समझे? हाइड्रोस्फेयर रेगुलेट्स द एटमॉस्फेरिक कार्बन कंटेंट, मतलब एक्चुअल में ये चल रहा होता है। हेलो, ठीक, नेक्स्ट अगला डेटा जो आपको याद रखना है, 49% ऑफ ड्राई वेट इज कार्बन। मोस्ट एबंडेंट होता है वाटर। बात किसकी हो रही? किसको हटा दिया? सबसे एबंडेंट कौन हो गया? कार्बन। समझ में आ गई बात? और सबसे मेन चीज 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन is fixed annually in the biosphere through photosynthesis। हर साल लगभग 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्स किया जाता है। ठीक है बेटा, 3 डेटा तो हर समय याद रखने ही है, 1, 2 और ये 3, इसके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। राइट बच्चों, नेक्स्ट कार्बन साइकिल दिखता कैसा है? कोई इसका फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता कि यार ये ऐसा ही बनना चाहिए, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बायोटिक और एबायोटिक फेजेस के बीच में एक्चुअल में एक्सचेंज हो किस वजह से रहा है और कैसे रहा है। ठीक, देखिएगा प्लीज, अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कार्बन साइकिल, तो कार्बन साइकिल के रिजर्वोयर है एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है बेटा, एटमॉस्फेयर में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? CO2 के फॉर्म में। इस CO2 का फिक्सेशन क्या प्लांट्स करेंगे बच्चों? प्लांट्स पर फीड करेंगे कौन? हर्बीवोर। हर्बीवोर पर फीड करेंगे कौन? कार्निवोर। राइट, प्लांट जब रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। रेस्पायरेशन कोई भी करेगा वो यही करेगा,
प्लांट रेस्पायर करेंगे तो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। प्लांट को लेकर बहुत रिफ्लेक्स गलत है हमारे, है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेगा CO2 छोड़ेगा। ठीक, चलिए। तो प्लांट्स रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और CO2 रिलीज करता है बेटा। हर्बीवोर भी रेस्पायर करेगा तो ऑक्सीजन लेगा, CO2 रिलीज करेगा, कार्निवोर भी CO2 रिलीज करेगा। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक, इसका मतलब यहां पर सबसे पहले तो हुआ क्या? फिक्सेशन। यहां पर चल रहा है क्या? रेस्पायरेशन। ठीक, क्या ये कार्निवोर अनंत काल तक जिंदा रहेंगे? एक ना एक दिन निपटेंगे बेटा। क्या बनाएंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर। हर्बीवोर भी क्या बनाएंगे? प्लांट्स भी क्या बनाएंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर। इस डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा बेटा। Decomposition is conversion of complex organic matter into CO2 and H2O। बोले तो ये चला भैया इसका डिकम्पोजिशन। जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर गिरेगा, जरूरी है क्या कि वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो ही जाएगा? हो सकता है उस समय बारिश हो जाए और कुछ अमाउंट रन ऑफ वाटर के साथ वाटर बॉडी में चला जाए। अरे बोलो भाई, रन ऑफ वाटर के साथ कहाँ चला गया? वाटर बॉडी में। समझ में आई बात? अगली चीज, कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन कर सकता है? अब ये जो सेट से, सेडिमेंट्स टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और एक्वेटिक हो सकते हैं। मैं बताऊंगा बाद में। ये ये खत्म करना है, रुको रुको रुको। टेरेस्ट्रियल के अंदर जो सेडिमेंट बनते हैं वो डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन, और एक्वेटिक सेडिमेंट्स आर कैलकेरियस। अभी सब कार्बन साइकिल को छोड़कर अब उसमें है, बोले यार क्या बताएगा अब ये देखना तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर बेटा, क्या ये फॉसिल्स का फॉर्मेशन कर सकता है? फॉसिल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फ्यूल्स बन सकते हैं, जिनको गाड़ी में डला के हम गेड़ी मारने जाते हैं, कंबशन के थ्रू फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है भैया, ये जो पूरा डायग्राम मैंने आपको बनाकर बताया है, ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक, जिसमें आपको दो चीजें स्पेसिफिकली मेंशन करके दी गई हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सेडिमेंट्स। टेरेस्ट्रियल सेडिमेंट में क्या आता है? डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। और एक्वेटिक में है कैलकेरियस सेडिमेंट। आपने डाइएटोमेशियस अर्थ सुना होगा, वो एक तरह का कैलकेरियस सेडिमेंट ही होता है। समझ में आई बेटा बात? एनसीईआरटी में पेज नंबर 253, पेज नंबर 253 निकाल लीजिए बेटा एक बार। ठीक है, सारा प्रोसेस वही है, देख लीजिए। प्लांट है, प्लांट के पास हर्बीवोर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर डेट्राइटस फूड चेन में चला जाएगा। आग जल रही है मतलब बर्निंग या कंबशन चल रहा है, पास में ऑयल रिफाइनरी है, वहां से गाड़ी में भरवाया, एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, एटमॉस्फेयर से वाटर बॉडी के अंदर गया, वहां पर फिक्सेशन किया प्रोड्यूसर्स ने, कैलकेरियस सेडिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा बाजू में ईंटें जमी हुई है टेरेस्ट्रियल सेडिमेंट की। कौन से हैं? डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन। ठीक है बेटा, ये खत्म हुआ आपका कार्बन साइकिल। नेक्स्ट बता दूं क्या? अभी करेंगे यार, रुक जाओ, समय थोड़ा सा कम पड़ रहा है। डन। नेक्स्ट, फॉस्फोरस साइकिल।
प्योर सेडिमेंट्री साइकिल है बेटा, है ना, इसका कोई एटमॉस्फेरिक फेज नहीं पाया जाता। ठीक है, अगली चीज, फॉस्फोरस साइकिल का या फॉस्फोरस का रिजर्वोयर ऑलवेज लिथोस्फेयर या रॉक्स होगा। ठीक है, प्लांट्स इसको यूजुअली ऑर्थोफॉस्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, अब प्रोग्राम चलता कैसे है वो बता देता हूं। टेरेस्ट्रियल एरिया बेटा, सॉइल प्रोफाइल्स में बता चुके हैं कि सबसे लोएस्ट लेयर रॉक्स, रॉक्स की होगी वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से ये जो फॉस्फोरस है क्या ये सॉइल सॉल्यूशन में पहुंचेगा, सॉइल सॉल्यूशन से इस फॉस्फोरस का होगा अपटेक और बॉडी में होगा असिमिलेशन। अरे हाँ के ना, असिमिलेटेड फॉस्फोरस कंटेंट क्या हर्बीवोर्स के पास जाएगा, हर्बीवोर से ये कार्निवोर्स के पास, और एक ना एक दिन ये कार्निवोर निपट जाएंगे बेटा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, हर्बीवोर भी निपटेंगे और प्लांट्स भी निपटेंगे। इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होगा तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर वापस से कहा सॉइल में, सॉइल से फिर प्लांट के पास न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलती रहेगी। लेकिन कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या रन ऑफ वाटर के साथ, किसके साथ बेटा, रन ऑफ वाटर के साथ क्या वाटर बॉडी में जा सकता है, रन ऑफ वाटर के साथ गया तो वहां पर प्रेजेंट फाइटोप्लैंक्टन में एसिमुलेट होगा, फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश, स्मॉल फिश से ये लार्ज फिश में भी जा सकता है, और फिश ईटिंग बर्ड, मान लेते हैं ऊपर से कोई एक फिश ईटिंग बर्ड गुजर रहा है बेटा, उसकी नजर पड़ गई इस स्मॉल फिश पर, फिश को देखते ही वो बोला कि क्या ले चलूं तुझे नील गगन में, स्मॉल फिश ने कहा कि हाँ ले चल मुझे नील गगन में। भाई इसने डाइव मारी और ले उड़ा इसको नील गगन में, राइट। जब इसको नील गगन में लेकर गया तो चूंकि पहली मुलाकात है बातचीत जरूरी है, इसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है मछली, मछली कुछ ना बोली, इसको लगा शायद पहली मुलाकात है शर्मा रही है, इसलिए इससे आराम से बैठकर बात की जाए बेटा, इसलिए ये इसको समंदर के किनारे एक चट्टान के ऊपर बेटा, ठीक है, और यहां पर बैठकर इसने इससे बात करने की कोशिश की, फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है मछली, मछली फिर कुछ ना बोली, इसको लगा शायद गूंगी है, क्या किया जाए, फिर उसको उसने झकझोर के देखा तो पता लगा कि ये तो मर गई है, इसने बहुत ऑप्टिमिस्टिक बर्ड था, इसने अनुमान लगाया कि बेचारी खुशी के मारे ही मर गई, क्या किया जाए, पानी में छोड़ने से कोई फायदा है नहीं, जिंदा होगी नहीं, इससे अच्छा है इसको खा लिया जाए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया बेटा, ये जो फॉस्फोरस कंटेंट है ये अल्टीमेटली इसके एक्सक्रीटा में मिलेगा, and this excreta will be deposited on the rocks of seashore beta, this is known as guano, यही क्या कहलाता है बेटा, गुआनो, the excreta of fish eating birds present on the rocks of seashore is known as guano। इससे दो मैसेज मिलते हैं बेटा, एक तो ये कि भैया रॉक्स ऑफ सी शोर पर जो जमा हुआ मटेरियल है वो कहलाता है गुआनो, और दूसरा मैसेज ये मिलता है कि एवरी लव स्टोरी एंड्स इन शिट, समझ में आ गई बात, शाबाश बेटा, ताली बजाने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं आजकल। चलिए भाई नेक्स्ट, आपकी एनसीईआरटी में इसका एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है जो कि एग्जामिनेशन में एज इट इज छपा था, ठीक है, वही ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से मैंने ये वाला फ्लो चार्ट बनाया है, रॉक्स की वेदरिंग से सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन से अपटेक हुआ प्रोड्यूसर्स के अंदर, प्रोड्यूसर से फिर ये कंज्यूमर्स के पास, कंज्यूमर से डेट्राइटस या डेड ऑर्गेनिक मैटर वापस से सॉइल सॉल्यूशन में, समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी, ठीक है, ये हो गया भैया आपका फॉस्फोरस साइकिल, चैप्टर का लास्ट पार्ट
इकोसिस्टम सर्विसेज। अगर हम इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें बेटा, तो नेचर में जितनी भी चीजें अपने आप कंडक्ट हो रही हैं, मतलब बिना ह्यूमन इंटरफेयर के कंडक्ट हो रही हैं, वो सब किसमें आएंगी? इकोसिस्टम सर्विसेज में। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर पॉलिनेशन की बात करें, हम लोग बी के हनी फॉर्मेशन की बात करें, हम लोग क्लाइमेट रेगुलेशन की बात करें, हम लोग सॉइल फॉर्मेशन की बात करें, डिकम्पोजिशन की बात करें, ये सारा प्रोसेस नेचर में अपने आप कंडक्ट हो रहा है, और ये सब किस में आएगा बेटा? इकोसिस्टम सर्विसेज में आएगा। इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए क्या हमें कोई पैसा देना पड़ता है बेटा? नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब दीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, और एवरीथिंग विच इज फ्री इज ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड। जो भी चीज फ्री होती है उसकी इज्जत कम होती है, अरे हाँ कि ना? लेकिन अगली बार से अगले महीने से ही आपका रेस्पिरेशन का बिल आना शुरू हो जाए, तो हम सब का पॉल्यूशन को लेकर कंसर्न बढ़ जाएगा। दो चीजें होंगी, एक तो हम सब हेल्दी हो जाएंगे, दूसरा पॉल्यूशन कम हो जाएगा। हेल्दी कैसे होंगे? क्योंकि हम लोग मेडिटेट करना शुरू कर देंगे, बोले आज 2 घंटे सांस रोकूंगा, बिल ज्यादा आ रहा है। अरे हाँ के ना, राइट? पॉल्यूशन कम क्यों होगा? क्योंकि आप अगर कभी मार्केट में वाटर बॉटल खरीदते हैं, 20 रुपए आपने दिए और आपको पता लगा कि उसमें टैप वाटर भरा हुआ है, 20 रुपए दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए प्योर वाटर, मिनरल वाटर, क्योंकि आप उसका पैसा दे रहे हो। अरे हाँ के ना? तो एयर में भी अगर आपने रेस्पिरेशन का बिल दिया है, तो आपको एयर चाहिए शुद्ध। अभी चाहे कुछ ही हो रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले ले लेंगे भाई हम तो, है कि नहीं? लेकिन उसके बाद तो आपको चाहिए प्योरेस्ट फॉर्म। अगर हम इन इकोसिस्टम सर्विसेज को एक प्राइस टैग देने की कोशिश करेंगे, तो दे विल कैरी अ हेफ्टी और अ बल्की प्राइस टैग। और ऐसा ही प्रयास किया एक साइंटिस्ट के इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, मतलब ही इज नॉट अ साइंटिस्ट, जिंदा है अभी, ठीक? ऐसा ही प्रयास किया एक इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। इन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको कॉस्टिंग देने का प्रयास किया, और इन्होंने बताया कि नेचर में जितनी भी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, उनकी कॉस्टिंग या उनका प्राइस टैग लगभग 33 यूएस डॉलर्स के आसपास आंका गया, या उसका प्राइस टैग निकाला गया। भैया 90s का डेटा है, लगभग 25 साल पुराना डेटा है। अब ये डेटा ट्रिलियन इसको ही रहने दे, तो ये वाली फिगर ही जो है ये हजारों लाखों में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट? 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोसिस्टम सर्विसेज का प्राइस टैग बताया गया है। और इसको कंपेयर करने के लिए इन्होंने कहा था कि यार ये जो प्राइसिंग है ना, ये जीएनपी का लगभग 2 गुना है। दैट इज 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि उस समय पर थी। अब बात आती है कि यार ये जीएनपी क्या है? ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बोले हाँ ठीक है, तो फुल फॉर्म हो गया, लेकिन होता क्या है, राइट? तो जीएनपी एक्चुअल में क्या है, सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि दुनिया भर में जितनी भी चीजें जिनकी कॉस्टिंग लगाई जा सकती है, जिनको बेचा जा सकता है, मटेरियलिस्टिक, ठीक, अगर उन सबको बेच दिया जाए तो जितना कैश इकट्ठा होगा वो जीएनपी है। और उस समय पर इसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स थी, ठीक? पता नहीं है उसको, सुधांशु सर को पता है, ठीक? चलिए, तो यहाँ पर 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि उसके लगभग 2 गुने के बराबर है, उन सर्विसेज को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं। कॉस्टिंग भी याद रह जाती है, व्यक्ति का नाम भी याद रह जाता है। दिक्कत आती है भैया आपको किसका कितना रेशियो या शेयर है, बस वो याद रखना बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना ही पड़ेगा। 50% कॉस्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है? सबसे महंगा पड़ता है क्या? क्यों? पीडोजेनेसिस इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, राइट बच्चे? हो सकता है एग्जामर 50% ना देकर आपसे पूछ ले कि बताइए विच अमंग द फॉलोइंग इकोसिस्टम सर्विसेज विल कैरी अ प्राइस टैग ऑफ 16.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स? सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि 33 ट्रिलियन का 50% 16.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो सकता है, राइट? नेक्स्ट बेटा, इसके अलावा रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या बेटा? रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ध्यान रखना बेटा 10% ईच है, राइट? 10% ईच है, दोनों का 10% नहीं है, ठीक? नेक्स्ट बेटा, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड
वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, अगेन 6% ईच। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इकोसिस्टम समाप्त। आइए फैलाते हैं पॉल्यूशन। कर सकते ना, बिल्कुल। और फोटोसिंथेसिस हो गया, पॉलिनेशन हो गया है, बहुत सारी चीजें ऐसे। तो रिक्रिएशन को अगर आप शुद्ध हिंदी में ढूंढोगे तो मनोरंजन आएगा, लेकिन रिक्रिएशन का यहाँ पर मतलब है डिस्टरबेंस, वो रेजिलियंस जो मैंने आपको सिखाया था वही है रिक्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी सक्सेशन, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रिक्रिएशन का। नेक्स्ट, बाबू सोना के फोन आने लग गए है ना, आ रहे हैं फोन, आ रहे हैं लोगों के, बोले अब तो ब्रेक हो गया होगा, फ्री हो गया होगा। मेरे बाबू ने थाना थाया चलिए, अच्छा दूसरों का फोन है कि सर गए क्या है। चलिए सुनिएगा प्लीज, बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज। पॉल्यूशन क्या बेटा? एनी अनडिजायरेबल चेंज, जो नहीं होना चाहिए था यदि वो हो जाए तो पॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज। सुनिएगा ध्यान से, अगर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और भैया मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक है, अभी तक तो जो लास्ट वाला पार्ट चल रहा था वो हल्के में हम चल रहे थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे मेन चीज है, करंट अफेयर्स का सबसे हॉट टॉपिक है। 10 क्वेश्चन अगर इकोलॉजी से आते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन पक्का मान लेना पॉल्यूशन से आएंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपको इसमें बहुत सारे ईयर्स याद करने हैं, बहुत सारे ईयर्स हैं, एक्ट हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, ट्रीटीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, राइट, वो याद करने हैं। तो उसके लिए मैंने एक व्यवस्था ये कर रखी है कि हर लेक्चर में आपको 2 या 3 ईयर्स याद करा के ही चलूंगा, ताकि आप एंड में जब उसके बिल्कुल वाइंड अप करेंगे तो उस पर आपको पूरी जो लिस्ट दिखेगी ना, आपको मैक्सिमम चीजें पता होंगी कि यार ये इस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि एक साथ पढ़ने पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक है। पॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। क्या है बेटा पॉल्यूशन? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर आ सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन लाइक सैलिनिटी आ सकता है। बायोलॉजिकल चेंजेस के अंदर चेंज इन पैरासाइट एंड पैथोजेंस आ सकता है, जिसको हम पिछले 3 साल से झेल रहे हैं, राइट। ये भी क्या एक तरह का अनडिजायरेबल चेंज है। समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है। तो एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल इज नोन एज पॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब आपकी एनसीईआरटी ने जहां पर चैप्टर शुरू किया है, सबसे पहले आज का सबसे पहला ईयर 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया बेटा। क्या बनाया गया? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको इंडिया में नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी कहा जाता है, राइट। इंडिया का नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रैंडमली नेपा बोलेंगे तो इट विल बी कंसर्निंग विद द यूएस नेपा, राइट, क्योंकि सबसे पहले नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वहीं पर बनाया गया था। तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा इंडियन नेपा कब बनाया गया? 1986 में। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी डील्स क्या थी? इट डील्स विद द वेल बीइंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट डील्स विद द वेल बीइंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में क्या बनाया बेटा? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। यार बात कुछ हजम नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके प्रोटेक्शन के लिए? एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया भाई। यहाँ पर आदमी की जिंदगी की कीमत नहीं है, वहां पर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट कंसर्न है ना। हमारे यहाँ पर 400-500 निपट जाते, बोले हाँ मर गए होंगे। अरे यहाँ के ना, बाहर की कंट्री में 5 आदमी मर जाए तो भैया ह्यूज लॉस मानते हो अपनी कंट्री का, राइट। हमारे यहाँ पर तो एक्सीडेंट हुआ 40 मिनट, बोले बस, है कि नहीं? बोले यार कम मरे यार, है ठीक, बोले कोई बड़ी मतलब हृदय विदारक घटना नहीं है, है ना। बोले ऐसा 400-500 निपटने चाहिए थे, ठीक। हाँ नथिंग, है ना।
सो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई एक्ट बनाया है तो पक्का कोई कांड हुआ होगा, क्योंकि इंडिया में नियम तभी बनता है जब कोई दुर्घटना हुई हो या कांड हुआ हो। अरे हाँ के ना, ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज मेड इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। भाई साहब एक के साथ ही 2 ईयर याद हो गए आपको, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि यार 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया, इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। कब हुआ था बेटा? 3 दिसंबर 1984 को, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी किसके रिलीज की वजह से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट एंड फॉस्जीन, ये याद रखना है। किसके रिलीज की वजह से? मिथाइल आइसोसाइनेट एंड फॉस्जीन, पहली चीज ये। दूसरी चीज, इन गैसेस ने किसके साथ रिएक्ट किया था? दे रिएक्टेड विद वाटर, तब चेन रिएक्शन हुई थी और जो प्रेशर गॉज माल फंक्शनिंग था वो फट गया था और पूरे शहर में रात के समय पर शिफ्ट चेंज के समय पर ये घटना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट, कहां से रिलीज हुआ था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो कि एक इंसेक्टिसाइड बनाती थी जिसका नाम था सेविन। क्या नाम था बेटा? सेविन। यहां तक की बात सबको क्लियर? ये था भैया आपका पॉल्यूशन 1986 में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, सब समझ पाए? नेक्स्ट, पॉल्यूशन के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। पॉल्यूशन बेटा दो तरह का हो सकता है, एक होता है नेचुरल पॉल्यूशन और एक होता है एंथ्रोपोजेनिक। हाँ जी, पॉल्यूशन किसको कहते हैं? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। अब हम कह रहे हैं कि नेचुरल पॉल्यूशन, नाम से समझ में आ रहा है कि जब नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से अनडिजायरेबल चेंज अकर हो जाए तो क्या कहलाएगा? नेचुरल पॉल्यूशन। नेचुरल पॉल्यूशन के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्या इसमें हम फॉरेस्ट फायर्स ले सकते हैं? फॉरेस्ट फायर्स होंगे तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ स्मोक भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, अनडिजायरेबल चेंज इंड्यूस करेगा। ठीक, इसके अलावा बेटा वॉल्केनिक इरप्शन। क्या बेटा? वॉल्केनिक इरप्शन। अब जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होगा बेटा तो उसकी वजह से टॉक्सिक गैसें रिलीज होंगी, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। सॉइल के ऊपर अगर ये वॉल्केनिक लावा जमा हो जाता है तो वो पूरी फर्टिलिटी खत्म, वापस से इग्नियस रॉक्स बनेंगी, सॉइल पॉल्यूशन हो गया। वाटर बॉडी में जाता है तो वहां का टेम्परेचर बढ़ाएगा और इंडिजिनस फ्लोरा फोना को खत्म कर देगा, इसका मतलब है वाटर पॉल्यूशन। कौन कर रहा है? वॉल्केनिक इरप्शन। क्या ह्यूमन इंटरफेयर है? नेचुरल टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। ठीक है, अगला एग्जांपल है बेटा मार्शी एरियाज, पैडी फील्ड्स, राइस फील्ड्स को कहते हैं ना बेटा, और कैटल्स की जो र्यूमेन होती है उसमें मीथेनोजेंस पाए जाते हैं और इन सब जगहों पर मीथेन रिलीज होती है जो कि एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है बेटा। ठीक है, तो मार्शेस, पैडीफील्ड और कैटल से रिलीज होने वाली जो मीथेन है ये एक तरह का नेचुरल पॉल्यूशन इंड्यूस कर रही है। क्या इंड्यूस कर रही है? यहां तक की बात तो सब सही है। जो काम की चीज आपको याद रखनी है वो क्या है? मीथेन इज मोस्ट एबंडेंट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। मीथेन क्या है? मोस्ट एबंडेंट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। यहां तक की बात क्लियर? अगला है बेटा एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन की बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन के एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा धूम मचा रखी है ऑटोमोबाइल्स ने, है ना बेटा? ऑटोमोबाइल्स में जो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं। ठीक, दूसरा बेटा इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट एंड एफ्लुएंट।
इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट मतलब निकलने वाला धुआं, एफ्लुएंट मतलब वेस्ट वाटर, दोनों ही एटमॉस्फेरिक और वाटर पॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली कॉज करेंगे बेटा। नेक्स्ट, और ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की वजह से सबसे ज्यादा नाटक सीवेज का है जो कि वाटर पॉल्यूशन इंड्यूस कर रहा है। समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट, पॉल्यूशन और दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव पॉल्यूशन एंड नेगेटिव पॉल्यूशन। कौन कौन सा बेटा? पॉजिटिव पॉल्यूशन एंड नेगेटिव पॉल्यूशन। नाम से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा पॉल्यूशन पॉजिटिव पॉल्यूशन, बुरा पॉल्यूशन नेगेटिव पॉल्यूशन। बेटा पॉल्यूशन इज ऑलवेज अनडिजायरेबल, ठीक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? अनडिजायरेबल मटेरियल को ऐड करने की वजह से हार्मफुल इंपैक्ट का जनरेट होना, पॉजिटिव पॉल्यूशन। डिजायरेबल मटेरियल को रिमूव करने की वजह से हार्मफुल इंपैक्ट का जनरेट होना, नेगेटिव। डिजायरेबल मटेरियल को रिमूव कर दिया तो नेगेटिव, अनडिजायरेबल को ऐड कर दिया तो। समझ में आ गई बात। पॉजिटिव पॉल्यूशन के एग्जांपल सबसे मेनली सैनिटरी लैंड फिलिंग। शहर का जितना भी कचरा होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर के बाहर एक बड़े से गड्ढे में गाड़ देता है और रोज ऊपर से मिट्टी डाल देता है, लैंड फिलिंग कहलाता है। लेकिन हमारे घर से निकलने वाले कचरे के अंदर बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ पॉलीथीन और क्या कहते हैं एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं, मतलब टॉक्सिक केमिकल्स हैं, और इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे कम करेंगे? इसका मतलब वहां जो ऐड कर रहे हैं वो डिजायरेबल क्या अनडिजायरेबल? पॉजिटिव पॉल्यूशन है, राइट। नेक्स्ट, नेगेटिव पॉल्यूशन का एग्जांपल, डिगिंग, माइनिंग, अर्बनाइजेशन। इन तीनों ही केसेस में टॉप सॉइल का रिमूवल होगा। टॉप सॉइल रिमूव होगी तो फर्टिलिटी खत्म, फर्टिलिटी खत्म होगी तो हार्मफुल इंपैक्ट जनरेट होगा। ओवर ग्रेजिंग, ह्यूमस कंटेंट नहीं बनेगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रेस्ट्रिक्ट होगी, सॉइल लेस प्रोडक्टिव हो जाएगी और अल्टीमेटली बैरन एरिया में कन्वर्ट होगा, ठीक। और लास्ट, पॉल्यूशन और दो तरह का हो सकता है, एक होता है पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, when pollutants are released in nature from any identifiable point, when pollutants are released in nature from any, पता है कि कहां से पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। when pollutants are released from multiple unidentifiable points, non point source pollution। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री में लगी हुई चिमनी, पता है कि कहां से रिलीज हो रहा है, राइट। सीवेज डिस्चार्ज पॉइंट, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। लेकिन बारिश के बाद जो रन ऑफ वाटर अलग अलग जगह से कचरा इकट्ठा करके और किसी वाटर बॉडी में डंप कर रहा होता है, क्या है? नॉन पॉइंट, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट से रन ऑफ वाटर पहुंचता है। खेतों में जलाई जाने वाली पराली, राइट, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात। बताने का कारण, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन कैन बी ट्रीटेड इजीली? पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि कहां से रिलीज हो रहा है। समझ में आ गई बात। ये खत्म हुए टाइप ऑफ पॉल्यूशन। अगले टर्न पर पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स। आज के लिए इतना ही।